अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सुबह से आगे, और उम्मीद यही है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे? अगर कर रहे थे हम आ गए हैं, नहीं कर रहे तो फिर भी हम आ गए हैं। माय नेम इज इमरान हसन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। इस उम्मीद के साथ के दिन अच्छे से शुरू हुआ है, कुछ हिस्सा गुजर भी चुका है और आज के दिन के लिए तमाम तर एनर्जीज इकट्ठी कर ली आपने, नहीं तो थोड़ी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आज जुमेरात है और जनवरी आगे बढ़ना शुरू हो गया है। मैं अक्सर कहता हूँ जो ही जनवरी स्टार्ट होता है ना, मैं कहता हूँ ये साल अब शुरू हुआ है और अब देखिए यूं खत्म हो गया। और सारा साल कहते रहते हैं और वाकई वो यूं खत्म हो जाता है ना। वैसे आपकी एनर्जीज जो है ना, जैसे जैसे वीकेंड करीब आता रहता है ना, मैं देखती हूँ बढ़ती जाती है। सेकंड लास्ट डे है ना, जुमेरात है। आप अगर वीकेंड को थोड़ा सा लंबा कर लें ना, 4-5 दिन तक कर लें तो फिर सही हो जाएगा, फिर एनर्जीज आपको ज्यादा मिलेंगी। लेकिन आप सिर्फ 2 दिन वीकेंड करते हैं, वो फिर समझ नहीं आती है। खैर, इंटरेस्टिंग स्टोरीज एट स्टार्ट। आप उम्मीद करते हैं कि हमारा इंतजार करते होंगे इस हवाले से कि आप क्या आज इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आए हैं। एक अमेरिकी जरीदा है फोर्ब्स, आपको मालूम है पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त जारी कर दी है। फोर्ब्स को जरूरत नहीं थी वैसे, वी नो ऑलरेडी फोर्ब्स, क्योंकि हम भी फॉलो करते रहते हैं, बट स्टिल टॉप 3 में कोई खास सरप्राइज नहीं है। और टॉप 3 में एलन मस्क, जेफ बेजोस एंड मार्क जुकरबर्ग, दे आर लीडिंग द लिस्ट। बिल्कुल पता है, लेकिन जरा ये भी बता देते हैं कि कितनी कितनी दौलत है इनके पास। एलन मस्क के पास जो है ना, दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है। अमीर तरीन शख्स हैं जिसकी मजमूई दौलत जो है 425.2 अरब डॉलर से अब तजावुज कर चुकी है। जेफ बेजोस की बात करें तो वो 241 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में, दोनों की दौलत में। जबकि तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें मेटा के मार्क ज़करबर्ग की, तो उनकी दौलत जो है ना वो इस वक्त तीसरे नंबर पर है और उनकी दौलत का तखमीना लगाया गया है 217.7 अरब डॉलर। मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात सिर्फ ये नहीं है कि एलन मस्क टॉप ऑफ द लिस्ट है। सबसे डिफरेंट और मजे की बात ये कि एलन मस्क और जेफ का जो फर्क है वो कितना ज्यादा है। ऑलमोस्ट थोड़ा है। नहीं 200 and 400 यूएस, बहुत फर्क है। डबल का फर्क है। तो वो मैथ्स चलना शुरू हो गया। आई मीन यू नीड टू काउंट द जीरोस एक्चुअली। इट्स ह्यूज। आपका किस नंबर पे, किस नाम उस पे लिस्ट पे नाम? नीचे से पढ़ना शुरू करें बस, आप तीसरे चौथे नंबर पर होगा नीचे से। यार इतना अच्छा, थोड़ा सा वैसे ही बंदा कह देता है कि हो सकता है ढूंढने में मिल जाए, लेकिन हमारा नाम में कभी नहीं। एक दिन आएगा, अपना टाइम आएगा पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का भी। शख्सियात पाकिस्तान में भी बहुत अमीर है, लेकिन ऑब्वियसली इतनी नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि इन सभी शख्सियात का ताल्लुक टैक्स से है, कहीं ना कहीं ये टैक्स से रिलेटेड है। तो आप इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का शोबा है उसके अंदर कितने पैसे हैं और दुनिया भर में जो लोग लीड कर रहे हैं वो टैक्स से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, चाइना की बात चाइना की बात करते हैं। यहाँ पर डिज्नीलैंड के पसंदीदा किरदार लेना बेल की शोहरत का चर्चा है और नौजवान मुख्तलिफ अंदाज में अपनी अपनी जिंदगियों में इसका किरदार इस्तेमाल कर रहे हैं। शंघाई की बात कर लें तो वहां पर 29 साल इडा भी डिज्नी डाई हार्ड फैन है, जो हर हफ्ते शंघाई डिज्नीलैंड जाती है और वहां लेना बेल का रूप धारकर लोगों को एंटरटेन करती है। ये जो दिखा रहे हैं ना हम, ये वही गुलाबी लूबड़ी एक कार्टून किरदार है और इसकी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखें हैं, मासूमियत भरा अंदाज है और पूरे चीन को इसने अपना दीवाना बना रखा है। सब लोग इसको शेयर भी करते हैं, इसकी केयर भी करते हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि हमारा अपना किरदार है, कैसे वक्त में लोगों को जज्बाती तौर पर वाबस्तगी या सुकून दे रहा है जब मुल्क को मईशत की सुस्त रवी जैसे चैलेंजेस का सामना है। मतलब चीन भी मईशत की सुस्त रवी की बात करें तो पाकिस्तान तो इन्नल पाकिस्ताना, पता नहीं हम कहाँ खड़े हैं, हम फिर क्यों नहीं बात करते हैं। लेकिन एटलीस्ट देखिए ना, वो इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं और इसके लिए काम भी कर रहे हैं, सो दैट लोग जो है ना वो डिप्रेशन में ना जाएं। पाकिस्तान में जो सिचुएशन है ना वो अल्लाह हाफिज है। बहरहाल जी, हम अमेरिका का रुख कर लेते हैं, ज्यादा हम डिप्रेसिंग बातें नहीं करते। अमेरिका में डिमेंशिया के मरीजों के लिए रोबोट कुत्तों की नुमाइश की जा रही है। जेनी नामी रोबोट कुत्ते बनाने वाली कंपनी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ये रोबोट्स डॉग्स ऐसे अफराद की तन्हाई मिटाएंगे जो खुद असली पालतू जानवरों की देखभाल नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे जैसे लोग, मैं आई ऑलवेज से कि मैं पेट्स को उस तरह से हैंडल नहीं कर सकता। खैर, ये जिन कुत्तों की बात कर रहे हैं, टॉम बूट कंपनी के सीईओ को और को फाउंडर हैं टॉम स्टीवंस, आई बिलीव मैं नाम सही ले रहा हूं, उनका आइडिया। और उनके जहन में उस वक्त ये आइडिया आया जब 2011 में उनकी मां अल्जाइमर का शिकार हुई और ही फेल्ट लाइक हैविंग अ रोबोटिक डॉग, जो कि क्योंकि असली जो पेट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा केयर, बिल्कुल इंसानी बच्चे जैसे केयर चाहिए होती है, तो वो अगर नहीं कर सकते आप तो देन यू कैन हैव अ रोबोट डॉग। इसको तो सिर्फ चार्ज करना होगा, लेकिन ये है कि वो उनकी तन्हाई मिटाने के लिए बड़ा काम आएगा ना। ये बड़ा ही नोबल काम मुझे लगता है किया जा रहा है। कुत्ते के असली पेट के जो इमोशंस हैं, लेकिन डिमेंशिया के मरीज जो है ना उनको वैसे भी बहुत सारी चीजें याद नहीं होती, तो दैट्स व्हाई ये जरूरी था। बहरहाल जी, जनूबी कोरिया का रुख करते हैं, जहां पर एक कंपनी एआई का इस्तेमाल करके किताबों को रियल टाइम में डिजिटाइज कर रही है। इससे पढ़ने वालों को स्टडी करने में भरपूर लुत्फ
मुफ्त मिलता है। इसमें मोबाइल ऐप के जरिए किताब को स्कैन किया जाता है। टेक्नोलॉजी आप चेक करें, सिर्फ स्कैन आपने करना है, इसका मतन लेकर इससे ऑडियो या टेक्स्ट में तब्दील भी किया जा सकता है। मतलब आपको ना सब कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्कैन करके आप ये इसको डिजिटाइज कर सकते हैं। और मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये भी आयशा के 4 हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज में से चारों की चारों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी में दुनिया क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। इस ऐप के जरिए जो बुक्स हैं इनको मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेट भी किया जा सकता है और इसके अलावा मूड के जरिए किताब के बारे में गाना भी तैयार किया जा सकता है। जो सॉन्ग मोड है उसके जरिए अपने मूड के मुताबिक आप कोई गाना भी तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज व्हाट बोट्स आर डूइंग। पूरी दुनिया के अंदर इसमें तब्दीली आ रही है। अब थोड़ा सा वंस अगेन क्रिकेट की बात करते हैं, बिकॉज क्रिकेट और थ्रिल दोनों साथ साथ चलते हैं। कल एक कैच ऐसा सामने आया न्यूजीलैंड के फील्डर नेथन स्मिथ की तरफ से, कैसा नो वर्ड्स वाला, मतलब जिसके बारे में आप कहते हैं यार ये क्या कैच था, जरा देखिए पहले। Oh my goodness! Can you believe this? Can you believe this? ये कैसा कैच था? मुझे हैरानी इस चीज की है कि वो ठीक ठाक हैं। हाँ। इतनी लंबी छलांग लगाने के बाद भी ना वो ठीक ठाक है। बट इसको कैच ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है। कैच ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है इसको। एंड आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे मुश्किल और क्या हो? नहीं हो सकता। अपने से कई फीट दूर वो भाग कर गए और हवा के अंदर उन्हें बॉल को पकड़ा। मुश्किल तरीन कैच पकड़ा उन्होंने और सबको हैरान कर दिया। ऐसा मंजर है, बंदा कहे बस बार बार देखता रहे। ऐसे मंजर बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं उन्होंने एक शॉट खेला था तो नेथन ने भागकर इस बॉल को पकड़ा और दुनिया भर में इस शानदार कैच की तारीफ हो रही है। सो आई थिंक ओवर द नाइट जिसे कहते हैं कि फेम मिलना इस कैच ने दे दिया है। देखें एक लम्हा काफी होता है आपकी जिंदगी बनाने के लिए। आई एम श्योर कि इसके बाद जो है ना इनको याद रखा जाएगा। कैच ऑफ द सेंचुरी ऐसे नहीं कहा जा रहा। बहरहाल जी, हमने अब बरतानिया का रुख करना है, जहां पर बरतानवी लग्जरी कारसाज कंपनी जो है ना रोल्स रॉयस, आप सबने नाम सुना होगा, उन्होंने एक बड़ा अहम ऐलान किया। वो ऐलान किया है कि अपनी गुडवुड फैक्ट्री को तौसी देने के लिए $376 मिलियन की सरमायाकारी करने जा रही है। इस तौसी का मकसद जो है वो आला दर्जे के ग्राहकों के लिए खुसूसी गाड़ियां तैयार करना है, जिनमें सुनहरी मुजस्समों से लेकर मोतियों के आर्ट वर्क तक शामिल है। यानी कि बेस्पोक गाड़ियां होती है ना, जैसे बेस्पोक सूट्स वगैरह होते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वो इसके अंदर मजीद जो है सरमायाकारी करने जा रही है। तो ये खबर जो है ना बेसिकली उन लोगों के लिए जो दुनिया के अमीर तरीन जिनकी हम बात कर रहे थे। वैसे मैंने पाकिस्तान में एक ही रोल्स रॉयस देखी है, मैंने वैसे आज तक नहीं देखी। मैं देखी भी आपके शहर में। जस्ट वन रोल्स रॉयस। वो एक साहब लेके जा रहे थे, परेशान भी थे उस ट्रैफिक में। मैंने कहा इस ट्रैफिक में रोल्स रॉयस भी सोच रही होगी कि मैं कितने आ गई, वो भी लाहौर के अंदर। खैर, इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब हम लॉस एंजलिस की बात कर लेते हैं। अमेरिकन शहर है लॉस एंजलिस, बड़ा मशहूर भी है LA, आप जानते हैं। यहाँ पे जंगलात में आग लगी और बेकाबू हो गई। हजारों घर जलने की रिपोर्ट सामने आ रही है। $50 अरब $50 से जायद का नुकसान अब तक हो चुका है। तकरीबन कई एकड़ जंगलात हैं यहाँ पे और घर है यहाँ पे। तेज हवाओं के जरिए जो आग है वो कई हजार एकड़ तक फैल चुकी है, मुसलसल फैल रही है। अब तक 5 अफराद की हलाक और डजन्स ऑफ पीपल आर इंजर्ड एज वेल। उनके जख्मी होने की भी इतलात हैं। सो काफी मुश्किल सूरत हाल है, काफी मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा, ये कोई नया वाकया नहीं है, ये अक्सर हम सुनते रहते हैं यहाँ पर ना, इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। अच्छा, लॉस एंजलिस के बारे में कहा जाता है यहाँ पर कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी रहते हैं। जी, इस इलाके के अंदर खास तौर पर। अब काफी लोग वहां से मुतासिर भी हुए हैं और जो वहां पर रहने वाले हैं ना वो भी बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है, इसलिए क्योंकि इस धुएं की वजह से, आग की वजह से फिजा बड़ी आलूदा पूरे शहर की टेम्परेचर भी बढ़ गया है और फिजा भी बहुत आलूदा है। इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी मैंने देखी थी इनफैक्ट, और वो ये जैसा कि आयशा ने कहा कि अक्सर होता रहता है। रीजंस की हमें नहीं मालूम कि क्यों होता है, लेकिन जब भी ऐसी खबर आती है तो बड़ा अफसोस इसलिए होता है क्योंकि बहुत खूबसूरत इलाका है ये, और फिर जंगलात जल जाते हैं, जंगली हयात को नुकसान होता है इससे। खैर, अल्लाह करे जल्दी से बुझ जाए। पाकिस्तान में भी कोई सुलेमान के इलाके से कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, अगर उस हवाले से भी हमें अपडेट्स मिलती हैं आग की तो हम आपको आगाह करेंगे। फिल वक्त हम आग से निकलते हैं, ठंड की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में ऐसा आयशा को मैं कहता हूँ कि आपके पास सर्दी के अलावा कोई खबर नहीं है। आज भी सर्दी की खबर है, सर्दी की लहर जारी है। इस्तौर में पारा -11 तक है। स्कर्दू का दर्जा हरारत भी बहुत ही ठंडा है। मजमूई तौर पर अगर हम सूरत हाल की बात करें, -7 पे है। हुंजा में -5 है। लेह का दर्जा हरारत इस वक्त -13 तक चला गया है। बलोचिस्तान कल्लात का पारा -7 है। क्वेटा का -6 है। लाहौर 5, पेशावर 3 एंड ऑल। ये तो थोड़े से पुराने, आपके पास लेटेस्ट है ना टेंपरेचर? लेटेस्ट डेफिनेटली है। ये कल तक जो रहे हैं उनके जरा बता देते हैं। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत जो है ना वो 1 डिग्री रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों की बात करें, वहां पर धुंध रही है, जैसा कि पिछले 1-2 हफ्ते से चल रहा है। मोटरवेज और हाईवेज जो है उनको बंद कर दिया जाता है, स्पेशली उस वक्त जिस वक्त धुंध के वक्त ज्यादा हो जाती है, ट्रैफिक की बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। अब आपको बता देते हैं कि आज के वेदर जो है ना वो क्या क्या रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पता है कि हम बात करते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत आज जो रहेगा वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लाहौर की बात करें, यहाँ पर कम से कम रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 12,
और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा खासा हो गया है। पेशावर में कम से कम रहेगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 21, और आखिर में कोयटा की बात करें तो यहाँ पर 0 रहेगा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 पर आ गया है कोयटा का, फ्लक्चुएट कर रहा है पिछले 2-3 दिन से, और ऐसा लगता है कि सर्दी अभी रहने वाली है। बारिश बड़ा अच्छा इंपैक्ट डाल सकती है। कल ऐसी साफ फिजा लग रही थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश, गर्मी भी लग रही थी दोपहर में। हाँ दोपहर में ना, कड़ाके की धूप जो सफाई थी ना यार हवा में, बड़े अरसे बाद मुझे नजर आई। अदरवाइज वो धुंध सी एक रहती है, सिर्फ लाहौर में नहीं इस्लामाबाद में भी फॉगी सा लगता है वो। खैर इंग्लैंड की बात भी कर लें चलते चलते, क्योंकि इंग्लैंड में भी मौसम आपको पता है बड़ा सख्त आजकल चल रहा है। बरतानिया तूफान की जद में है, वहां पे तूफान की वार्निंग जारी की गई, शदीद बर्फबारी है, सैलाब भी आया है कई इलाकों में, और उससे जो लेस्टरशायर का इलाका है कई इलाके उससे डूब गए हैं। मैनचेस्टर समेत कई इलाकों में इस वक्त जो बर्फ है वो हर तरफ नजर आती है, जिसे आप बर्फ राज भी कह सकते हैं। बरतानिया भर में जो सैकड़ों स्कूल्स हैं, दफातर हैं, उनको बंद कर दिया गया है। मैनचेस्टर, बर्स्टल, लिवरपूल में जो परवाजें हैं वो भी मनसूख हुई हैं। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह से मुतासिर है, एंड ओवरऑल इट्स सॉर्ट ऑफ एन इमरजेंसी। ऐसी सूरत लोग जो है ना अपने घरों में महसूर होकर रह गए। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, कुछ तो बर्फ की वजह से और कुछ सैलाब की वजह से। तो आई होप तमाम यूके में रहने वाले जो है ना वो सेफ रहें और जल्द से जल्द इस इमरजेंसी से निकले भी। अच्छा जी, अब हमें बात करनी है एक पाकिस्तानी सिंगर की और एक इंडियन सिंगर की, जो हमें लग रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में ना इनका कोई कोलैब हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द आदत गाय। अब तो आदत सी हमको ऐसे जीने में। आतिफ असलम पाकिस्तान के रॉक स्टार, आइकॉनिक हैं बहुत ज्यादा। उनकी एक पिक्चर सामने आई है हनी सिंह के साथ। यो हनी सिंह बहुत इंटरेस्ट लेते नजर आते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ। रिसेंटली उन्होंने एक रैपर फारिस शफी के साथ भी कोलैबोरेशन की थी, और उनका एल्बम जल्द आने वाला है। और साथ अब आतिफ के साथ कल उन्होंने बॉर्डरलेस ब्रदर्स का टाइटल देकर एक पिक्चर शेयर की। बॉर्डरलेस ब्रदर्स और मार्च बॉर्न ब्रदर्स के साथ हनी सिंह ने जो है ना ये किया है, लेकिन ऑकवर्ड भी है ये बॉर्डरलेस ब्रदर्स। देयर शुड बी सम बॉर्डर्स, देयर शुड बी सम बॉर्डर। अच्छा जी, खैर सोशल मीडिया पर काफी फाल हो चुके हैं। आपको पता है एक ब्रेक लिया था यो हनी सिंह ने, मैं तो कहती हूं उनका नाम ही यही है, यो हनी सिंह। वो वापस आए हैं, यूएई में इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट किया और उन्होंने साथ लिखा है कि बॉर्डरलेस ब्रदर्स और मार्च बॉर्न ब्रदर्स। पाकिस्तान और भारत के स्टार्स की तस्वीर बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा इंट्रीग्ड भी हैं कि आखिर होने क्या वाला है। स्टार स्पाइसेस हैं, आपको पता है? अच्छा, we share the same star. Of course, I'm not that like मैं उन जैसा स्टार तो नहीं हूँ, but yes, I'm also superstar. Spices star. चलें, thank you. Spices star. So let's look forward. अल्लाह करे कुछ बहुत जबरदस्त था कोलैबोरेशन सामने आए, अच्छा सा गाना बने और हम एंजॉय करें उसको। ठीक है, अब हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन जो ब्रेक से वापस आएंगे हमने एक बड़े थॉट आउट प्रोसेस के बाद फैसला किया कि कुछ लेजेंड से भी आपकी मुलाकात करवाते रहें, साथ साथ नए लोगों से तो करवाते रहते हैं ना। आज जो लेजेंडरी आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे जो अब से पहले की जनरेशन है, हमारी भी उनसे बखूबी वाकिफ है। आजकल की जनरेशन शायद थोड़ा कम जानती हो, जानती तो है लेजेंडरी हसन जहांगीर। अच्छा, हवा हवा ए हवा, तो हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अभी सुनाने लगे हैं हम या फिर ब्रेक के बाद? हम ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। एक तो हसन भाई हमारे साथ होंगे, उनके करियर पे बात करेंगे, उनके म्यूजिक पे बात करेंगे, और उन्हें पाकिस्तान का माइकल जैक्सन कहा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस से बताती भी है। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद पड़ेगा। जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आप सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ कराची का एक दौरा किया था, जहां पर उनकी कई मुलाकातें हुई। गवर्नर से मिले, वज़ीर आला सिंध से मिले, दीगर सियासी और कारोबारी शख्सियात से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, वहां पर उन्होंने एक और अहम दौरा भी किया था, वो था कराची पोर्ट का। ठीक है, अब कराची पोर्ट में हुआ ये है कि FBR के फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम जो है ना, उसका इफ्तिताह कर दिया। हमने इस सिस्टम के बारे में बात करनी है, वज़ीर आज़म के दौरे के बारे में बात करनी है, और इसके साथ साथ एक जो है ना आप कह सकते हैं कि एक इवेंट का इनेकाद किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जो 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस किया है ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसमें भी वज़ीर आज़म ने शिरकत की थी। तो हमने सोचा कि इन सारे पहलुओं पर बात करें, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ना पहले हम बात बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई, और कल प्राइम मिनिस्टर ने फिर कुछ बातें की जो बड़ी जरूरी है करना। उन्होंने कहा कि हमें एक तो सब एवरीथिंग इज ऑल राइट वाली सिचुएशन से निकलना होगा, ये समझने से निकलना होगा, और फिर उसके बाद एफर्ट करनी होगी। अब ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट था, कल तो कुछ अनयूजुअल मुलाकातें भी हो गई। शर्जील इनाम मेमन के घर चले गए प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पे बड़ी कुछ खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ, और काफ़ी सारी शख्सियात वहाँ पे भी थी। फिर गवर्नर सिंध जो है वो ड्राइव करके प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा छोड़ने गए। कुछ नई रिवायात बन रही है, हमें बहुत ही अच्छा है, हमें अच्छा लग रहा है। पाकिस्तानियों को ये सलूक हमें बड़ा पसंद है, होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त अहमद चुनाई साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। उनसे एक तो इस दौरे का इम्पैक्ट पूछते हैं, और आने वाले वक्त में स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से क्या कितना मीनिंगफुल है ये सब कुछ होना, इस बारे में भी बात करते हैं। अहमद चुनाई, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप ठीक ठाक हैं?
जी वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? खैरियत से? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत शुक्रिया। इस दौरे की क्या अहमियत है आपकी नज़र में, और व्हेन हेड ऑफ स्टेट इज विजिटिंग द फाइनेंशियल हब कराची, इसका क्या इम्पैक्ट आता है बिजनेस कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस के ऊपर या इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के ऊपर कि पॉलिसीज राइट साइड पे जा रही हैं और सब कुछ सही चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे पे आए थे। बेसिकली मकसद ये था कि सेरेमनी और गॉन्ग सेरेमनी में उन्होंने घंटा बजाकर उसका इफ्तिताह करना था दिन की ट्रेडिंग का। खैर वो एक सेरेमोनियल होता है, उन्होंने डेढ़ वो आया और उन्होंने उसका इफ्तिताह भी किया। मैं समझता हूँ कि देखिए इस किस्म के दौरे और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जाने से एश्योरेंस की जी मैं एक सीमलेस ट्रेडिंग को जो है वो फरोग दूंगा, हैसल फ्री काम होगा, कोई इश्यूज हैं तो आप मेरे पास आ जाएं। उन्होंने ये भी ऑफर किया कि जी नेक्स्ट वीक आप मेरे पास आ जाएं, आप टाइम दें, आप वक्त बताएं और मैं आपको दाल रोटी खिलाऊंगा और बैठ के बात भी करूंगा और तमाम मसाइल पे जो है वो तफसीली मुफस्सल अंदाज में गुफ्तगू भी करेंगे और उसके सोल्यूशन की भी बात करेंगे। और उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को ये भी इन्वाइट किया कि वो हुकूमत का साथ दें और साथ मिलकर जो है वो पॉलिसीज बनाएं और जो कुछ अब तक अचीव को समझ ले कि जो ये सिर्फ स्टार्ट है और आगे जो है वो आगे के अहदाफ जो है वो मुकर्रर करें। आगे जो है वो हमने क्या करना है, किस तरीके से इकोनॉमी को ठीक करना है और उस पर उन्होंने ऑपरेशन जो है वो मांगा। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात इस सेंस में है कि प्राइम मिनिस्टर खुद चलकर आ रहे हैं और खुद चलकर जो है वो लोगों से कोऑपरेशन भी चाहते हैं, लोगों को की उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की तरक्की की एक बड़ा अच्छा कैटलिस्ट साबित होगा कि जब हेड ऑफ द स्टेट इस बात में सिंसियर लग रहा है, उनकी नीयतें। अहमद साहब एक बड़ी कलीदी कारोबारी शख्सियत भी हैं आप, और कारोबारी शख्सियात के साथ जाहिर बात है आपकी एक इंटरेक्शन भी है। इस वक्त बुनियादी तौर पे क्या चैलेंजेस हैं जो आपकी कम्युनिटी फेस कर रही है? हुकूमत तो कह रही है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स को भी बहुत बड़े पुश की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली बेहतर पोजीशन में आए। तो क्या बुनियादी चैलेंजेस हैं जो आप समझते हैं और आपने PM के सामने भी रखे? देखिए जो बुनियादी चैलेंज है वो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारे चार्जेस हैं, चाहे वो गैस हो, बिजली हो, पानी हो, इसको हमें इंटरनेशनल लेवल पे एट पार विद द रीजनल कॉम्पिटिटिव नेशंस जो हैं उन पे साथ लाने की जरूरत है। हमारा आज एनर्जी कॉस्ट है वो 27 सेंट है, जबकि पूरी दुनिया के जो हमारे रीजनली कॉम्पिटिटिव लोग उनका 9 सेंट है। और वो कैसे कम हो सकता है उसका को बताया हुआ है कि जो IPPs के 26-27 रुपए हमारे ऐड होते हैं वो हमारे कम होने चाहिए और उसके साथ मुआहिदों को जो है वो सरनौ देखा जाए और उनको ठीक किया जाए। देखिए पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट है, उसके साथ कोई इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। आज तो हमारे पास ऑर्डर्स हैं, चले हम पिछले नफे को जो है वो नुकसान में तब्दील करके इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेकिन एज अ टाइम पास अगर ये परसिस्ट करती रही है ये एनर्जी कॉस्ट तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा कि जो इस बात का ख्वाब देख रहा है कि हम अहमद साहब करेंगे। अच्छा, तो अहमद साहब ये जो एक नया प्लान अब गवर्नमेंट की जानिब से लॉन्च किया गया है, उड़ान पाकिस्तान, जिसमें कहा जा रहा है कि $1 ट्रिलियन तक लेकर जाएंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, आपको लगता है कि हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं कि हम 10 सालों के अंदर ये अचीव कर पाएं जो हमने टारगेट सेट किया अपना? देखिए पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि मादनी वसाइल से जो है वो मालामाल है और बहुत सारी चीजें जो है कर सकते हैं, लेकिन फिर यही बात आती है कि हमने अपनी प्लानिंग को एक 10 साल की प्लानिंग पे लेके जाना है। जो प्लानिंग IPPs की तरह उसमें बंदरबाट हुई और एनर्जी कॉस्ट 26-27 रुपए एक्स्ट्रा चली गई, जिसका ब्रंट जो है इंडस्ट्री फेस कर रही है, बल्कि हमारे रेसिडेंशियल कंज्यूमर भी फेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई प्लान ये उड़ान का जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये भी फेल हो सकता है। लेकिन अगर हमने दोबारा देखने की बात की, इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करने की बात की, लोगों को जो है वो उनके वसाइल से ज्यादा टैक्स करने की बात नहीं की, तो मैं समझता हूँ कि फिर हम तो IPPs के साथ जो अहमद साहब ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ IPPs के साथ जो खत्म हुए हैं, इसके बारे में भी बात की जा रही है कि आम लोगों तक इसका फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा है? आपको लगता है कि डायरेक्टली आम लोगों पर इम्पैक्ट कर सकता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स का खत्म होना? देखिए डेफिनेटली हो सकता है और हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें। अगर स्टेट ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो उनको ऑनर करें, लेकिन सामने ये भी देखें कि दूसरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर किया जा रहा है या नहीं, या उन्होंने कैपेसिटी ली है और जो कैपेसिटी
चार्जेस ले रहे हैं, क्या उनकी वो कैपेसिटी बनती है या नहीं बनती। तो ये सारी चीजें जो है एक मुफस्सल ऑडिट जरूरी है। जो 4-5 IPPs के साथ मुआहदा हुआ है वो पुराने IPPs से और उनसे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर आता है, लेकिन मेजर इफेक्ट जब आएगा जब ये इसके बाद के जो 18 IPPs हैं जिन पे बातचीत चल रही है, जो गवर्नमेंट उनके साथ ऑलमोस्ट ठीक है मंजुनाथ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमें वक्त दिया और इस बात की उम्मीद करते हैं कि इस दौरे का कुछ मस्बत असर हो। जब भी हेड ऑफ स्टेट जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा इंपैक्ट डेफिनेटली आता है। सबसे बड़ी चीज इन्वेस्टर्स के अंदर या बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक मैसेज अच्छा उनको साथ लेके चल रही है, आप उनको सिंगल आउट नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका क्या असर होता है हम इस पे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों से एक सिलसिला शुरू किया, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को हम इंडिविजुअली इन्वाइट करते हैं, कुछ उनकी लाइफ को डिस्कस करते हैं, कुछ उनके काम को डिस्कस करते हैं, उनके चैलेंजेस के बारे में पूछते हैं। इस तरह हम ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आपको अदर देन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड आपको उनके बारे में जानने का मौका मिले। आज भी कैसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है आयशा रजा फारूक। आप इनको जानते हैं, पोलियो के खात्मे के लिए इनकी ग्रां कदर खिदमात है। इस सिलसिले में उन्होंने 2018 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारा इम्तियाज़ दिया गया। आयशा रजा फारूक इस वक्त बच्चों के हुकूक के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म हमें नजर आती है। नेशनल कमीशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड की चेयरपर्सन है और इसके साथ साथ एक और अहम कमेटी भी चेयर कर रही हैं और वो है एंटी रेप एक्ट बिल 2021 के तहत बनने वाली कमेटी, उसकी सरबराह है। हमने सोचा कि आज उनको बुलाते हैं और उनके एक्सपीरियंस पे भी बात करते हैं और उनकी एस्पिरेशंस पे भी बात करते हैं और उनको क्या चीज़ मोटिवेट करती है आगे बढ़ते रहने के लिए। हमारे साथ बिल्कुल बात करते हैं। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, प्लेजर टू बी हियर। हाउस लाइफ कैसी चल रही है जिंदगी? अच्छी, बिजी, चैलेंजिंग। आज जैसा कि आपने कहा, आई एम द प्राइम मिनिस्टर्स फोकल पर्सन ऑन पोलियो एरेडिकेशन वंस अगेन, और वो आपको पता है कि हम उसके लिए एक जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान उस पर काम हो रहा है। देन बच्चों और जो औरतों के हकूक़ हैं, एज चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, उस पर मैं काम कर रही हूँ। और जिस कमेटी का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान हैज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट यूजफुल एक्ट विच इज़ द एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021। तो इसके नीचे जो एक स्पेशल कमेटी बनी है इसकी ओवरसाइट और इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए, उसकी मैं सरबराही कर रही हूँ। और ये मौजूदा हुकूमत ने भी बहुत से अच्छे इक़दाम किए हैं इस कमेटी के ज़रिए कि हम अपने बच्चों को, औरतों को एक सेफ एनवायरनमेंट दें कि वो बिला खौफ घरों से बाहर निकलें, पब्लिक स्पेसेस में जाएं, उनको सेक्सुअल वायलेंस, अब्यूज, थ्रेट्स का सामना ना हो। इस बिल की मंदरजात क्या है, मैं चाहता हूँ इस पे जरा हम बाद में जरा डिटेल में बात करें। थोड़ा सा, चूंकि आप लोग जब स्क्रीन पे आते हैं तो अपने काम के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, ऑब्वियसली अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, बट ऑब्वियसली पीपल आपको लोग जानना चाहते हैं थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। सबसे पहले, बीइंग अ लम्स ग्रेजुएट, मास्टर्स किया आपने, MBA किया वहाँ से, और फिर उसके बाद लॉ भी पढ़ा, और देन आप जो काम करी हैं वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। थोड़ा सा अपनी अर्ली लाइफ के बारे में हमें बताइए, हाउ वाज इट लाइक, ये सफ़र शुरू कैसे हुआ आपका? So, मैंने बहुत साल पहले लम से MBA किया और फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया बहुत साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आई टॉट सब्जेक्ट्स लाइक मार्केटिंग रिसर्च एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फिर अनफॉर्चुनेटली 2010 में आई लॉस्ट माई हस्बैंड वेरी यंग, और ही वॉज अ लॉयर, और उनको आई थिंक फॉर इमोशनल रीजंस प्राइमरीली और अपने आप को बिजी रखने के लिए मैंने फिर अंडरग्रेड लॉ किया। 3 साल पढ़ा और आई थिंक कुछ और करने को नहीं था, तो इतनी मेहनत की कि देन आई टॉप्ड ईच ऑफ दीज 3 years पंजाब यूनिवर्सिटी LLB में। ये वो टाइम था जब पार्टी जो PMLN है, दे वर लुकिंग फॉर न्यू फेसेस, इलेक्शंस वर अराउंड द कॉर्नर, और मेरी जो इन लॉज है उनकी वाबस्तगी पार्टी से बड़ी पुरानी थी, उनके वो लॉयर्स भी थे, उनको रिप्रेजेंट करते रहे थे। तो एक इंटरव्यूज का सिलसिला तब शुरू हुआ। आई गिव एन इंटरव्यू देन ऑल्सो, आई हैड टॉप्ड इन माय LLB एग्जाम ऑल्सो। और मैंने कहा हम ड्राइंग रूम्स में बैठ के तो बहुत बात करते हैं कि क्या चीज़ सही नहीं है, क्या बेहतरी लाने की जरूरत है। सो इफ गिवन अ चांस, व्हाई डोंट वी कम इन पब्लिक सर्विस? सो वाज इट अ इंपल्सिव डिसीजन या आपने पहले सोचा था कि कभी मौका मिला तो? हाँ, इट वाज वेल थॉट आउट। हमारे घर में, मेरे इन लॉज में पॉलिटिक्स पे दिन रात डाइनिंग टेबल पे डिस्कशंस होती थी, क्या चीज़ बेहतरी लाने की ज़रूरत है। सो जब मुझे मौका मिला, पार्टी में सेट ऑफ इंटरव्यूज हुए, तो 2013 में फिर आई एंटर्ड पॉलिटिक्स, मेंबर नेशनल असेंबली 3 साल रही, फिर पार्टी ने मुझे सेनेट में भेज दिया, 6 साल मैंने वहाँ गुजारे। एंड दैट इज़ द टाइम जब मैंने पोलियो की फोकल पर्सन 5 साल रही। हमने पोलियो के केसेस 306 से तब 2018 में ब्रॉट देम डाउन टू 2 केसेस ओनली।
और सेनेट की कमिटीज़ की भी हेड रही, कमेटी ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रिविलेजेस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की भी। और फिर इसी तरह इंटरेस्ट हुआ कि अपने बच्चों के लिए, अपनी औरतों के लिए काम किया जाए। फिर आप उस एंगल पे उस पे काम शुरू किया। अच्छा, जब हम पार्लियामेंट से बाहर होते हैं या उस सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, सर्टन एक प्रोसीजर का, हमारी थॉट्स कुछ और होती हैं, हमारी तनकीद का मेयार भी कुछ और होता है, लोगों को देखने का मेयार भी कुछ और होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर जाते हैं, उन लोगों के दरमियान बैठते हैं, तो फिर हमारी कुछ परसेप्शंस तब्दील हो जाती हैं। पार्लियामेंट से बाहर एंड देन पार्लियामेंट के अंदर पहले वाली डिस्कशंस और बाद की डिस्कशंस, कुछ परसेप्शन बदला पॉलिटिशियंस को लेकर, पार्लियामेंट को लेकर, असेंबली या सेनेट को लेकर? बिल्कुल, सर्टनली। और उसमें यह है कि हम बाहर बैठ के तो बहुत तनकीद करते हैं, बट व्हेन यू ऑन द अदर साइड यू रियलाइज कि चैलेंजेस कितने ज्यादा हैं एंड हाउ वी नीड टू बी रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक, और कैसे हम ईच सिटीजन कैन प्ले इट्स रोल बेहतरी की तरफ बढ़ने के लिए, अपनी आवाज़ रेस करने के लिए। और उसमें लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी इज़ वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन आगाही देना अपने घरों में बैठ के, अपने नेबरहुड्स में, कम्युनिटी में, प्रोफेशनल वर्क में, कि किस तरह आप एक अच्छी तरह से सेफ इन्वायरमेंट दे सकते हैं। अगर आप सेक्सुअल वायलेंस की बात करें, बच्चों के हकूक की बात करें, डोमेस्टिक लेबर की बात करें, है और इस पे हम बात करते भी रहते हैं। अच्छा, 2010 का आपने जिक्र किया, बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में एक वो मोड़ कह सकते हैं, और एक सेटबैक ओब्वियसली, जब आपके हस्बैंड जो एडवोकेट जनरल भी थे आई बिलीव, और उनका इंतकाल हुआ कार्डियक अरेस्ट से। वो एक कैसा फेज था एंड हाउ यू टैकल्ड दैट? आपके लिए कैसा था? ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था, बट आई जस्ट वांट टू। बहुत मुश्किल फेज था, बट आई वाज लकी। मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, ना सिर्फ मेरे वालिदैन, मेरी फैमिली, बट मेरे जो ससुराल था, माय इन-लॉज, जिनके साथ आई कंटिन्यू टू लिव विद देम, यू नो, देयर अभी भी हम इकट्ठे एक बड़ी फैमिली की तरह इकट्ठे रहते हैं। मेरा एक बेटा, तब ही वाज जस्ट 10 years old। सो बस मैंने अपने आप को खड़ा किया कि उसने अपने बाप को खो दिया है, तो अपनी माँ को नहीं अब उसने खोना, इन द सेंस कि आई हैव टू स्टैंड बाय हिम एंड गिव हिम कॉन्फिडेंस। एंड आई एम प्राउड टू से दैट टुडे ही इज अ लॉयर एंड ही इज प्रैक्टिसिंग इन लंदन, अभी वहाँ काम कर रहा है। एंड आई थिंक उसकी हिज एस्पिरेशन इज टू कम बैक टू द कंट्री एंड यू नो सॉर्ट ऑफ follow the legacy of his father and his grandfather. सारे lawyers की एक है legacy. How your life changed? Politics में आने से पहले और politics में आने के बाद बहुत ज़्यादा busy हो गई, या फिर भी वक्त निकालती थी family के लिए, बच्चों के लिए? I think my son जो है continue to be my priority. वो टाइम था जब मैं नेशनल असेंबली और सेनेट में थी, तो मुझे याद है बहुत दफ़ा मैं डे ट्रिप्स लगाती थी, इजलास अटेंड किया, घर गई, और मेरा बेटा कहता था, मामा आप सिर्फ रात सोने मेरे लिए आई हैं, फिर सुबह 5 बजे निकलते थे वापस आने के लिए। बट एज आई सेड, मेरा सपोर्ट सिस्टम, मेरी मदर इन लॉ तब हयात थी, और उन्होंने बहुत मुझे इनकरेज किया, बल्कि मेरे इन लॉज ही नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में इनकरेज किया। बुनियादी तौर पे चैलेंजेस आपको सिखा भी देते हैं कि कैसे उसको। जी, एंड आई थिंक फेथ इन अल्लाह ऑल्सो, कि आप पॉजिटिव रहें, और यू नो अगर आपने कुछ खोया है तो आप चलें, जस्ट गिव बैक टू योर कंट्री, टू द सोसाइटी, बहुत काम किया। डिफरेंट वेज। पॉलिटिक्स में सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका सियासत के अंदर? Who's your best friend? मेरा एक ख्याल है कि देयर इज नो वन बेस्ट फ्रेंड, आई विल बी ऑनेस्ट। बहुत मैंने अच्छे दोस्त बने हैं, अभी तक दोस्त हैं। और पॉलिटिक्स में अगर आपने कामयाब होना है या कोई डिलीवर करके करना है, तो मेरी हमेशा मशवरा रहता है कि आपको अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज काम करने की जरूरत है। तो सेनेट में भी ना सिर्फ अपनी पार्टी में दोस्त हैं, लेकिन बाकी जो अपोजिशन की कोई एक जिनके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, या कभी फ्री हो तो चलो कॉफी पे चलते हैं, बाहर चले जाते हैं? बहुत लोग हैं, शजा फातिमा ख्वाजा हैं, अता तारण हैं। आप उनको कहती हैं मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, वो कहती हैं आप मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल तनकीद करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, फीडबैक देते हैं। दैट्स द ओनली वे वी कैन इंप्रूव आवरसेल्व्स एंड आवर परफॉर्मेंस, और बेहतर काम हम तभी कर सकते हैं। अगर हम बेस्ट फ्रेंड है जो अपोजिशन में है या दूसरी पार्टी में, लेकिन आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन है? ऑपोजिट पीपीपी में बहुत से मेंबर्स हैं हु आर वेरी गुड फ्रेंड्स देयर। There's नफीसा शाह हैं, शाजिया मरी हैं, डॉक्टर सोबिया हैं, और अच्छा, आपने दोनों हाउसेज में जो कि काम किया है, अपर में भी, लोअर में भी, कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी, ज्यादा आपका एक्सपीरियंस ओब्वियसली सेनेट में रहा है, लेकिन ज्यादा एटमॉस्फेयर, लोग, कोऑपरेशन ज्यादा किस आपको, बीइंग अ फीमेल मेंबर, आपको लगा कि ये ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर है इस? आई थिंक सेनेट चूंकि एक छोटा हाउस है, और उसके अंदर ज्यादा मुझे मौका मिला डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। अच्छा। मुझे सादिक संजरानी साहब थे तब? सादिक संजरानी साहब बाद में थे, उससे पहले रजा रबानी साहब थे। अच्छा, उन्होंने बहुत प्रमोट किया। एज आई सेड, मुझे मेरी पार्टी ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की चेयरपर्सन बनाया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रिविलेजेस का, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। तो बहुत अच्छी डिबेट रही, पार्टिसिपेशन रही।
the quality of debate there I thought was much better. National Assembly तब ज़्यादा political debates, धरने, हाँ वो ज़्यादा वहाँ होता था. Senate भी over a period of time unfortunately I think उसमें भी जो debate का मेयार है, जो एक customary एक रिस्पेक्ट एक दूसरे की है, वो बहुत दर्जे हद तक कम हो गई है. माहौल उतना अच्छा नहीं रहा जितना आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर इफ यू रियली वांट टू डिलीवर, आप काम करना चाहते हैं लोगों के लिए, बेहतरी के लिए, तो फिर आपको मिलजुल के अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज वो काम करना इंतहाई जरूरी है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब ये जो नया इनिशिएटिव है ना, मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा उसके बारे में बता दें, उसके बाद आके इस पे बात करते हैं आपसे. वो ये कि जिनसी जराइम की रोकथाम जो है ना, उसमें हुकूमत की जानिब से अब हमें नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा संजीदगी दिखाई जा रही है, और इस सिलसिले में वक्तन फवक्तन अहम इकदाम भी किए जा रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा एक हालिया इकदाम जो है वो पाकिस्तान का पहला नेशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर का इजरा है. इस रजिस्टर का इजरा नवंबर में वजारत कानून और इंसाफ ने नादरा और नेशनल पुलिस ब्यूरो के इश्तराक से किया था. अब ये रजिस्टर है क्या और किस तरह से ये काम करेगा और खवातीन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमने बात करनी है. इसके साथ साथ इसका एक मकसद जो है ना वो ये भी है कि इजीली एक्सेसिबल डेटाबेस के जरिए जिनसी तशद्दुद का खात्मा किया जाए. तो इसके ऊपर हम बात करते हैं. थोड़ा सा क्या है इसकी जरूरत, रजिस्टर क्या है? देखो, वी ऑल नो कि अगर पाकिस्तान में आप देखें, एक्चुअली पूरी दुनिया में जो जिनसी तशद्दुद है उसकी परसेंटेजेस बड़ी अलार्मिंग है. पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे जो लास्ट आप उठाएं, 28% आपकी औरतों ने रिपोर्ट किया कि उनको किसी ना किसी फॉर्म की फिजिकल वायलेंस का सामना हुआ. 6% ने कहा है कि सेक्सुअल वायलेंस का उनको सामना करना पड़ा. और ये बड़े अंडर रिपोर्टेड फिगर्स हैं, क्योंकि आपकी खवातीन के लिए बाहर आके ये चीज़ रिपोर्ट करना, हम जैसी एक सोसाइटी में, कंजर्वेटिव सोसाइटी में, जहाँ पे उनको उसना मदद या रहनुमाई नहीं मिलती, इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो ये जो एंटी रेप एक्ट, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एक्ट है, इसकी जो स्पेशल कमेटी है, उन्होंने ऐसे बहुत से इकदाम उठाए, एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए कि हम अपनी औरतों को, बच्चों के खिलाफ जहाँ जिनसी तशद्दुद होता है वहाँ पे उनको ऐसी इन्वायरमेंट दे, एक तो स्पीडी एक्सपीडिशियस जस्टिस हो, उनको प्रोटेक्शन दी जाए. उसके अंदर एंटी रेप क्राइसिस सेल्स पूरे मुल्क में बनाए गए हैं. 75% डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में इस वक्त बन चुके हैं. स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट हुए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स, ताकि बेहतर तरीके से इसके ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएं. पुलिस स्टेशन में, थानों में स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाए गए, जहां पे अब 99% ये आपके मौजूद हैं ऑल ओवर द कंट्री, जिसमें फीमेल पुलिस ऑफिसर होंगी, ताकि आपकी रिपोर्ट जो है, जो FIR है, वो बेहतर तरीके से करेक्टली लिखा जाए. और इसका सबसे अहम जो अभी रिसेंटली जिसका आपने बात की, जो हमने सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर रूल्स बनाए, और उसके तहत वेरी रिसेंटली नवंबर में सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर का लॉन्च हुआ. अब ये क्या है? ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक डेटाबेस है सेक्स ऑफेंडर कॉन्विक्ट्स का, कि ऐसे लोग जो कि सेक्स ऑफेंसेस में अंडर दिस एक्ट कन्विक्ट होते हैं ट्रायल कोर्ट में, उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा ताकि री ऑफेंडिंग से रोका जा सके. ऐसे लोग, और ये डेटा कहता है हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं ऑफ सेक्स ऑफेंसेस. तो नादरा जो है, इसने इसके अंदर जो हमें सॉफ्टवेयर बना के दिया, एंड दिस इज हाउस्ड एट नेशनल पुलिस ब्यूरो. ये बहुत लंबी एक्सरसाइज, उस सेक्स ऑफेंडर के नाम के साथ एक तरह से जोड़ दिया जाएगा कि ये फॉर लाइफ दिस गाय इज द सेक्स ऑफेंडर, ये उससे जाना जाएगा. एक दफा कन्विक्शन हो गई तो ये जो डेटा है, ये आपका स्पेशल प्रोसिक्यूटर के जरिए डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाएगा, और वो उसकी वेरिफिकेशन करते. एक फॉर्म ए हमने बनाया है, जिसमें जो सेक्स ऑफेंडर कन्विक्ट होता है, पनिश होता है, उसकी सारी डिटेल्स होंगी. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, जब भी ऐसा कोई वाकया होता है, हम सब के चूंकि बच्चे हैं, अपने नहीं हैं तो आसपास बच्चे हैं, वी नो, वी फील दैट कि वो वाकयात कैसे होते हैं, माशरे को हिला के रख देते हैं ऐसे वाकयात. और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसी कई एग्जांपल्स हैं, कई तो सामने भी नहीं आती. उस वक्त जो पहला सेंटिमेंट हमारे जहन में या ख्याल में आता है कि इसको हैंग कर दो, इसको पब्लिकली लटका दो, कैपिटल पनिशमेंट दो, इसको ऐसी सजा दो कि लोग इससे सीखें. हम ये नहीं कर पाते. इवन ज़ैनब के मर्डर को भी हमने अगर सजा दी तो बड़ा छुप छुपा के, मुश्किल से, वी नो कि क्या चैलेंजेस थे उसके अंदर और इंटरनेशनली क्या प्रेशर्स आते हैं. आप जब पॉलिसी मेकिंग करते हैं, क्या कभी ये पॉइंट, बीइंग मदर एंड बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ लेजिस्लेटर, आपके जहन में नहीं आता कि कुछ ऐसी एग्जांपल्स हम दें, बनाएं मुआशरे के सामने कि लोग करें ही ना, बजाय इसके कि करने के बाद हम उनकी सजा की तरफ जाएं? कुछ ऐसा? देखिए, ये सर्टनली जब आप ऐसे वाकयात सुनते हैं, मोटरवे केस हुआ, ज़ैनब का केस हुआ, तो आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट कहती है कि जी इनको पब्लिकली हैंग कर दिया जाए. लेकिन आई एम अ फर्म बिलीवर कि पॉलिसी जो है वो डेटा और एविडेंस के ऊपर बेस होनी होती है. आप जितना मर्जी डेटा उठाकर देखें, वो कहता है कि इट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ पनिशमेंट
और सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जो कि काम आती है लोगों को इस किस्म के जुराइम से रोकने के लिए। ये नहीं कि एक दो पब्लिक हैंगिंग्स आउट ऑफ इमोशनल वो सेंटिमेंट्स में आप कर दें और फिर ऐसे बहुत से वाकयात हैं जिसमें कन्विक्शन होती नहीं। अगर आप ये सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर और जो इकदाम स्पेशल कमेटी ने लिए हैं इससे पीछे 2 साल जाके देखें तो कन्विक्शन रेट्स ऐसे केसेस में सिर्फ 2% था। अब जो डेटा आप देखें पिछले 6-8 महीने का तो दिस हैज गॉन अप टू 6%, 6%। अभी भी बहुत रूम है इम्प्रूव करने की। लेकिन जब आप ये सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर रूल हमने जिसकी इनॉग्रेशन और लॉन्च किया है इस पे काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और ये क्या करेगा, ये ऐसे रिपीट ऑफेंडर्स जो हैं उससे आपकी सोसाइटी को बचाएगा। ये एक क्रिमिनल डेटाबेस जब बन जाएगा, एक तो जब ये छुट के प्रिजन से रिलीज होंगे ये ऑफेंडर्स, इनके ऊपर पुलिस के थ्रू एक नजर रखी जाएगी, एक नोटिफिकेशन पीरियड होगा, इनकी मॉनिटरिंग होगी ताकि दोबारा ये ऐसे काम ना कर सके। कन्विक्शन का इतना लो रेट होने की क्या वजह आपकी जहन में? देखिए ये शुरू होता है रिपोर्टिंग से। एक तो रिपोर्टिंग ही बहुत लो है, रिपोर्ट नहीं करते, फिर तफ्तीश उस तरह नहीं होती, रिपोर्टिंग लो है, फिर आपकी बिकॉज आके तफ्तीश टाइम पर नहीं होती, मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन ठीक नहीं होता। सो हमने जो एंटी रेप क्राइसिस सेल्स बनाए इनके जरिए हर अस्पताल में एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर वहीं FIR होगी, वहीं पे मेडिकल फीमेल ऑफिसर होंगे जो आपकी मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन टाइम पर करेगा, हॉस्पिटल के अंदर ही, हॉस्पिटल के अंदर ही। पुलिस की FIR भी वहीं पे होगी, आपको साइकोथेरेपी वहां पे मिलेगी। हम इस अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं कि आप आए रिपोर्ट करें, क्योंकि जब आपसे ज्यादती होती है तो यही जो परपेट्रेटर होता है वो और भी पता नहीं कितनी औरतों बच्चों के साथ। पुलिस के अंदर भी क्रिएट किया। आई रिमेंबर एक लाहौर के पुलिस ऑफिसर थे, मोटरवे केस में उन्होंने एक खातून के बारे में कहा था कि रात को निकली ही क्यों बाहर, बड़ी स्टेटमेंट उनकी वायरल हुई थी। तो क्या हम अपने इदारों की जिन्होंने इसकी सारा इस प्रोसेस में अमल करना है उनकी भी हम कोई जहन साजी कर रहे हैं कि वो भी कम से कम जो बेचारा विक्टिम है उसको विक्टिम ब्लेमिंग ना करें? जी मुझे बिल्कुल ये मोटरवे केस याद है। आई वॉज अ पार्ट ऑफ द स्पेशल कमेटी जो सेनेट ने बनाई थी, जो लाहौर जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। और आपने सही कहा, जो विक्टिम ब्लेमिंग और शेमिंग होती है उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जो लीडर्स हैं हमारे, कि वो आके ऐसे विक्टिम ब्लेमिंग ना करें, कॉन्फिडेंस दें अपने औरतों बच्चों को कि ऐसे इकदाम को रिपोर्ट करें। बिकॉज उनकी गलती नहीं है कि उनका रेप हुआ है, उनके सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, सेक्सुअली अब्यूज हुई है। सो वी नीड टू पुट द ब्लेम ऑन द परपेट्रेटर ओवर हियर। और वहाँ पे पुलिस की हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। आप अगर डेटा उठा के देखें, पंजाब पुलिस में सबसे ज्यादा पंजाब में रेप के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वहीं पे सिर्फ रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, बट वहाँ पे कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, ट्रस्ट बढ़ रहा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में कि जब वो आके ऐसे केसेस रिपोर्ट करेंगे तो उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी और कन्विक्शन होगी। अच्छा आयशा, अभी तक आपके सामने जो स्टैट्स आए हैं ओवर द इयर्स, अगर हम चलें लास्ट 1 डेकेड की बात कर लें, ये केसेस ज्यादा हुए हैं या फिर इनमें थोड़ी कमी आई है? देखिए केसेस तो अगर आप रिपोर्टेड केसेस देखें तो वो बढ़ रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अब जब बेहतर केसेस का नंबर ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि ट्रस्ट बढ़ रहा है लोगों का हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, लॉज में, कि जी अगर उनको जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उनको सही तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करेगा। वो एक पहली कड़ी, इसका पहला हिस्सा है इस कड़ी का। उसके बाद वी हैव टू मेक श्योर कि हर केस को हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि बेशक वेल कनेक्टेड पावरफुल बंदे हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में ऐसे काम करेंगे, उनको भी उसी तरह लॉ हैंडल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पनिश करेगा जैसा कि एक वीकर पार्टी को। तो हमने रवैयों को भी तब्दील करना है, अच्छे लॉज बनाने, सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट इकदाम है। पुलिस में स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस यूनिट्स बनाना कि उनको ये आगाही देना कि जी आप इनको, जब औरतें आपके पास आती हैं तो उनको रहनुमाई दें। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आप जो खवातीन हैं गांव देहातों के अंदर, जो कि आपने कहा कि रिपोर्ट नहीं होते केसेस, एक तो ये ऑब्वियसली बड़ा चैलेंजिंग होगा आई बिलीव ये सब करना। उन तक फिर कैसे इसकी अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि वो इसको अपने राइट के लिए इस्तेमाल करें अपने हक में, और इसका जो एक मौसर इस्तेमाल है वो पॉसिबल हो, उन तक अवेयरनेस कैसे पहुंचे? देखिए हम स्पेशल कमेटी में जो हमारे मेंबर्स हैं उसमें हमारे मीडिया की भी पर्सनालिटीज हैं और ये भी उस कड़ी का हिस्सा है कि हम आके आपसे बात करें ताकि ये पैगाम जो है इस एक्ट की, सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर रूल्स की, इसको लॉन्च करने का आगाही ग्रास रूट लेवल पर मोहल्ले मोहल्ले पहुंचे ताकि हमारे बच्चे बच्चियों को, औरतों को, खवातीन को पता हो कि हुकूमत पाकिस्तान उनको
तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के लिए क्या कर रही है। अगर स्कूल्स में आयशा सिलेबस का हिस्सा अगर इसको बना दिया जाए, खास तौर पे कोई ऐसा चैप्टर बच्चियों के लिए जिसमें उनको ये भी पता हो कि इसके लिए कानून कौन सा है, वो इसको इस्तेमाल कैसे कर सकती है, डोंट यू थिंक एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है कि शुरू से ही बच्ची को पता हो अपने राइट्स का? सर्टेनली, एंड बिकॉज ऑफ द अदर हैट दैट आई वेयर, जो कि चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड का है, हम लोग काम कर रहे हैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट से सूबाई और वफाकी लेवल पे कि वहाँ पे आप बच्चों के सिलेबस में डालें कि वन, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अक्सर जो सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं वो फैमिली के मेंबर्स भी होते हैं, डेटा ये भी हमें बताता है। तो गुड टच बैड टच का बच्चों को बताना, उनको राइट्स के बारे में बताना, एंड आई थिंक वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सोसाइटल एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स ऑल्सो। हम घर में देखते हैं कि बच्चों को कहा जाता है कि आप बात ना करें इसके बारे में अगर उनके साथ कोई क्राइम होता है। इवन माँ कह देती है बच्चियों को, बाज़ औक़ात अगर वो माँ को रिपोर्ट करती है कई केसेस के अंदर, तो माँ कहती है अच्छा चुप कर जाओ, बेइज्जती हो जाएगी खानदान और इसी वजह से बहुत सारी ऐसी खवातीन भी हैं, मैं पर्सनली ऐसी खवातीन को जानती हूँ जो अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन हैं, और जब भी आप बैठ के ना, इमरान के लिए आई थिंक ये शॉकिंग होगा, खवातीन जब बैठ के बात करती है स्पेशली अपने बचपन की, तो आप बताते हैं कि आपके रिलेटिव्स में से कोई ना कोई हमेशा ऐसा था जिसने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। तो वो बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो उनको पता है कि उनके पास ये वाली चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे वसाइल मौजूद हैं, लेकिन वो सामने नहीं आती हैं। तो यू थिंक कि इस तरह से बात करना, अवेयरनेस फैलाने से रवैये किस तरह से चेंज होंगे? उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, देखिए लगेगा। बिल्कुल, रवैयों को चेंज करना इतना आसान नहीं है। एक लॉ बनाना आई थिंक ज़्यादा आसान होता है, लेकिन ये सब चीज़ें मिलके चलती हैं। कानून साजी सबसे पहले ज़रूरी है, उसके तहत जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं उनका एक मकसद यही है कि औरतों को, बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, कॉन्फिडेंस देना कि आप आराम से पुलिस थाना आप ना जाएं, आप एंटी रेप क्राइसिस सेल्स, एक अस्पताल में जाके एक महफूज कॉन्फिडेंशियल माहौल में आ जाए। चैलेंजेस तो बहुत रहे होंगे ये करते हुए, क्या चैलेंजेस रहे, उन पर काबू कैसे पाया आपने इस इंपॉर्टेंट कानून साजी के लिए? देखिए, एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करना, और जो स्पेशल कमेटी में हेड कर रही हूँ उसके अंदर भी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं, पॉलिटिकल भी रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, वफाकी सूबाई हुकूमतें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारे पार्टनर्स भी हैं, नादरा, नेशनल पुलिस ब्यूरो। सो ये सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर जो नवंबर में अभी लॉन्च हुआ है, इन सब के साथ मिलकर हमने ये एक एफर्ट किया है, क्योंकि आई फर्मली बिलीव कि एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिव एफर्ट अप्रोच हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसमें बहुत सी आइटरेशंस आई। सूबे ऑन बोर्ड है? जी, सूबे बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं। सूबों से ही पुलिस डिपार्टमेंट, पंजाब पुलिस का ये पायलट किया पहले हमने, कसूर में ये चीज पायलट की, प्रोसिक्यूशन के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके ट्रेनिंग की। भी आया होगा? जी नहीं, बिल्कुल एतराज नहीं आया। और अभी सिर्फ ये जो सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर रूल्स है, इसमें जो कॉन्विक्ट्स के जो नाम आएंगे, इसको हम बेहतरी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रॉपर्ली फ्लो करे यहाँ पे। अभी तो हमने इसको पब्लिक यूज़ के लिए नहीं खोला, लॉ हमें अलाउ नहीं करता। ये इन्वेस्टिगेशन और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसको इस्तेमाल कर सकेंगी, प्रोसिक्यूशन इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन आगे जाके हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमने अपने मोहल्लों को, स्कूलों को सेफ रखना है, तो उसके अंदर मे बी लेटर ऑन इस डेटा को इस्तेमाल किया जाए उस पर्पस के लिए भी, कि कहीं आपने टीचर रखना है, ऑर्फनेज में किसी को कोई भी रखना शख्स अगर उसके ऊपर ये इल्जाम या पहले वो कॉन्विक्ट है, तो उसको कहीं ऐसी जगह पे एंगेजमेंट उनको ना बिल्कुल दूर रखा जाए। आई थिंक एन अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड आई थिंक आपके साथ भी मैं रहनुमाई चाहूंगी कि हमारा पैगाम जो है, इसकी आगाही जो है, ये दूर तक लेकर जाएं। जो विक्टिम ब्लेमिंग का एक हम देखते हैं, एक तसलसल से बयानात ऑन एंड ऑफ आते हैं, उसको हमें प्लीज एंड करना है, अपने बच्चों के सेफ माहौल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और ऐसे हमारे कंट्रीब्यूटर्स चाहिए जो पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए बेहतरी का बायस बने। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी, थैंक यू फॉर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सयाहत के फ़रोग के लिए एक दिलचस्प स्कीम मुतारिफ करवा दी है, और ये दिलचस्प इस तरह से है इमरान कि जो सयाहती इलाकों में लोग रहते हैं, जिनके अपने घर हैं, उनको कर्जे फराहम किए जाएंगे, और कहा जाएगा कि भाई आप वहाँ पर जो सयाह आते हैं ना, उनके लिए एक कमरा जो है ना वो बना सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। इस सिलसिले में जो मकीन है उन्हें कर्ज भी फराहम किया जाएगा। मुशीर सियाहत और सकाफत जाहिद चंद ज़ेब का कहना है कि जो वज़ीर आला केपी हैं, उनकी हिदायत पर नौजवानों को सयाहत की फ़रोग में शामिल कर रहे हैं, और मुख्तलिफ इलाकों को बिलासूद कर्जे भी दिए जाएंगे। बिल्कुल दिए जाएंगे। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DG केपी टूरिज्म अथॉरिटी ताशमीन साहब। उनसे इस बारे में बात करते हैं, इस नए प्रोजेक्ट के बारे में। ताशमीन साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जरा इस नए प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा, किस तरह से ये कर्जे फराहम किए जाएंगे, एंड हाउ डिड यू कम अबाउट विद दिस आइडिया? थैंक यू वेरी मच। इसका मकसद ये है कि हम जो इलाके हैं जहाँ पे
हमारी टूरिज़्म है, और लेकिन वहाँ पे होटल की फैसिलिटीज़ कम हैं, रेजिडेंस की कम है। तो हमने ये किया है कि यहाँ पे हम जो पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे एबटाबाद, मानसेरा, अपर स्वात, अपर दीर, लोअर दीर, चतराल, स्वात, यहाँ के जो पेरिफेरीज़ में हैं उनको हम प्रेफरेंस देंगे कि होम स्टे के नाम से जो मेज़बान का कॉन्सेप्ट है वो हम मुतारिफ़ करा रहे हैं। उसमें होगा ये कि हम बेनिफिशरीज़ को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे जो कि 5 साल में वो पे बैक करेगा, और उसमें वो अपने घर में भी कोई कमरा उसको तज़ीन आराइश कर सकता है, उसके साथ एक और भी बना सकता है। इसकी लिमिट होगी 30 लाख तक। तो उसमें जो भी एक्टिविटीज़ वो करना चाहे वो हमारी अपनी एक मैकेनिज़्म के ज़रिए हम उसको ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे बैंक ऑफ खैबर के ज़रिए। ठीक है, और इसमें कोई टाइमलाइन भी आपने दी है वापसी के हवाले से? जी, ये 5 साल में, इन 5 ईयर। ताशफीन साहब, जरा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा। जो वहां पर रहने वाले मकीन हैं वो इतनी उनका क्या फायदा होगा एक नया कमरा बनाने से? उनको आपने कर्ज दे दिया, नया कमरा बना लिया, क्या वो चार्ज करेंगे वहां पर रहने वाले सयाहों को, या फिर हुकूमत की जानिब से उनको पे किया जाएगा? नहीं जी, ऐसे है कि दुनिया में हर जगह पे होम स्टे का कॉन्सेप्ट है। जो पेइंग गेस्ट होते हैं वो पे करते हैं, और उससे उसके इलाके के आमदनी में भी फ़र्क पड़ता है, उस ख़ानदान को भी फ़ायदा होता है। और ये मॉडल गिलगित बल्तिस्तान में बहुत अच्छा चल पड़ा है। हमने भी ये काफ़ी अरसे से ये पेंडिंग था, अब ये हमने शुरू कर दिया है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन इलाकों में जहाँ पे टूरिज़म बहुत है और लेकिन वहाँ पे चूँकि फैसिलिटीज़ कम हैं स्टे की, तो हम चाहते हैं कि जितने भी आप उनको रिवायती अंदाज में उनको अपना फूड सर्व कर सकें, रिवायती अंदाज में वो जिस तरह रहन सहन करते हैं उस तरीके से रहें, उसके घर में रहें। और इस प्रोजेक्ट में एक सबसे अहम बात जो है, हम वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ख़वातीन को इनकरेज किया जाए, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मोर देन 50% या 50% के अराउंड एप्लीकेंट्स जो फीमेल होंगी उनको अच्छा, इसकी स्क्रूटनी कैसे करेंगे आप? क्योंकि जब भी ताकि वो घर बैठे अपना आता है ना, उसमें एहतमाल इस बात का होता है कि कहीं कुछ सियासी वाबस्तगी लोग रखने वाले लोगों की दरखास्तें मंजूर हो जाएंगी, उनको पैसे मिल जाएंगे, और जो दूसरे हैं उनको कोई ख़ास फेवर नहीं दी जाएगी इसको लेकर। तो आपने इसको गैर जानेबदार रखने के लिए या शफाफ रखने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? दरखास्तों को स्क्रूटनाइज कैसे करेंगे आप? लोग कैसे क्वालिफाई करेंगे इसके लिए? आपका सवाल और आपका कंसर्न बजा है। हमारी कोशिश ये है कि इसको जितना ट्रांसपेरेंट रखा जाए। हमने अपनी तरफ से चेकलिस्ट बनाई हुई है, उसमें अपने मुख्तलिफ क्राइटेरिया के अपने अलग अलग मार्क्स हैं। उस तरीके से हम जाएंगे। इस पे एक कमेटी पहले काम करेगी, फिर दूसरी कमेटी होगी, वो इसको देखेगी, और देन दे विल अलॉट दिस एप्लीकेंट लोन। तो इसमें सियासी वाबस्तगी और इन चीज़ों को हम बालाए नज़र ताक रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि जितना ट्रांसपेरेंट हो, और ये जो प्रोसेस होगा ये हम सबके सामने करेंगे, ओपन अच्छा, रखेंगे। इसमें सिर्फ कमरे का बन जाना या स्ट्रक्चर का बन जाना काफ़ी नहीं होगा ताशफीन, इसमें आपको डेफिनेटली यू हैव टू मेक श्योर कि एक सयाह के लिए सारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों। वॉशरूम बना हो, वॉशरूम बना है तो कैसा बना है, कमरे का एरिया कितना है जहाँ पे बना है, तो क्या आप कोई ऐसा मैप भी देंगे? उस मैप का पहले अप्रूवल होगा? एक मैकेनिज्म क्या बनाया आपने कि उसके बाद मैं कहूं कि हाँ, मैंने गवर्नमेंट के पैसे को राइट वे में यूज़ किया और फिर मैं उसको रिटर्न भी करूंगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा अपना क्राइटेरिया है इसका। जो भी चीज़ हम देंगे, जो अमाउंट हम दे रहे हैं, इसकी प्रॉपर चेकिंग होगी, और इसकी पेमेंट एक साथ नहीं होगी। हम 3 फेजेस में इसकी पेमेंट करेंगे। अप फ्रंट हम 20% देंगे, उसके बाद हम चेकिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे इसकी। जैसी मॉनिटरिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसकी दूसरी फेज की पेमेंट हो जाएगी, इसी तरह फिर तीसरी फेज की पेमेंट होगी। फाइनल कंक्लूजन जब आएगा तो तब हम देखेंगे कि उसमें उस कमरे में मैट्रेसेस हैं, उसमें बेड हैं, वॉशरूम ठीक है, लाइटिंग फैसिलिटी है, लाइटिंग अगर नहीं है तो सोलर के लिए हमने प्रोविज़न डाली हुई है। ये सारी चीज़ें हमने ये अपने क्राइटेरिया में रखी हुई हैं। तो इन सब को देखते हुए
हम इस चीज़ को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक मरतबा कामयाब हो जाए तो फिर ये जो अमाउंट हमें वापस आएगी हम इसको रोल बैक करेंगे एक और नौजवानों को कोशिश करेंगे कि यही कर्जा उनको रोल ओवर हो जाए, जैसे रिवॉल्विंग फंड टाइप है ये। तो हम सिर्फ ये 395 मिलियन नहीं रहेगा, बल्कि इसमें हो सकता है अमाउंट और भी बढ़े, और कोशिश ये रहेगी कि ये जितना भी फंड बहुत अच्छा इकदाम है। आई होप कि ये प्रोजेक्ट उनको भी एंटरटेन करें, साहब कामयाब भी हो, और जो शफाफियत की हमने बात की ना वो अगर बरकरार रहती है तो ये होम स्टे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी दुनिया में मौजूद यहाँ पर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में भी कामयाब हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। ताशफीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे हमारे पास क्या है? डीजी केपी टूरिज्म अथॉरिटी। केपी बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत होना चाहिए इसके हवाले से काम, और फिर हमें पता चलना चाहिए कि केपी में कुछ टूरिज्म के हवाले से काम हो रहा है, तो अच्छा मनसूबा है, अल्लाह करे कामयाब हो। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक शख्सियत का हमने आपसे जिक्र किया था, वी कॉल हिम पाकिस्तानी माइकल जैक्सन। हसन जहांगीर साहब नानदन एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उस वक्त जान भरी। पॉप म्यूजिक जब बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे था तो चंद ऐसे आर्टिस्ट थे जो आए, उन्होंने सिर्फ एक दो गाने ऐसे गाए कि उन्होंने हिला के रख दिया पूरे म्यूजिक सीन को, और सिर्फ पाकिस्तान की म्यूजिक सीन को नहीं हिलाया, क्रॉस द बॉर्डर भी गए, उनसे इंस्पिरेशन ली, भारत जैसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री उनसे इंस्पिरेशन ली, उनके गानों को कॉपी किया गया पूरा और दुनिया भर ने उनको सुना, हजारों लाखों कॉपियां उनके एल्बम्स की। उनकी पहचान जरा बता दें, कौन सा गाना था? हवा हवा अरे हवा, मतलब कौन नहीं जानता उनको, हसन जहांगीर साहब को। तो हिट मौसीकी, सुपर हिट अल्फाज, उनका अंदाज, और खास तौर पे जो अपीयरेंस हसन भाई की थी ना, अभी भी इनफैक्ट जब वो परफॉर्म करते हैं बहुत ही जबरदस्त है। थोड़ा सा एक झलक तो दिखाते हैं आपको जरा उनकी परफॉर्मेंस की। वन ऑफ द आर्टिस्ट जिनकी न सिर्फ अपीयरेंस में कोई तब्दीली नहीं आई, वोकल में कोई तब्दीली नहीं आई, एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आई, फेम में कोई तब्दीली नहीं आई, कई डेकेड से दिलों में राज कर रहे हैं। एग्जैक्टली हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन वन एंड ओनली हसन जहांगीर। उनसे हम बात करते हैं। इट फील्स लाइक अ ड्रीम टॉकिंग टू अ लेजेंड लाइक हसन जहांगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम हसन जहांगीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सो ग्लैड टू हैव यू सर। कैसे आप? ठीक ठाक कैसे हैं? मैं आवाज आपको तो हमने सिर्फ टेलीविजन पे गाते और परफॉर्म करते देखा, इतना अच्छा लग रहा है आज आप अपने सामने आपको देखकर साथ बात करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसी गुजरी है जिंदगी सर? बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह से। जबकि आपको पता है आजकल मेरा नया वीडियो, आज तक हवा का भी वीडियो ही लॉन्च नहीं हुआ, और माशाल्लाह से सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए कामयाबी के। लेकिन गाना का वीडियो पहली दफ़ा फ्री बर्ड रिकॉर्ड कंपनी ने लॉन्च किया मेरा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, माशाल्लाह से, अल्लाह की रहमत है। तो ये हवा के बारे में जरा बताएं तो सही, इससे कोई खास लगाव है? किस तरह से ये गाना बना, इसकी स्टोरी क्या थी? यह बहुत आपने अच्छी बात कही कि लगाव तो जाहिर है ज़िंदगी में हम सब का लगाव हवा से है। अगर हवा नहीं होगी तो हम आप सांस नहीं ले सकेंगे और ज़िंदगी हमारी बेकार हो जाएगी। सर्वाइवल नहीं है ज़िंदगी हवा के बगैर। तो इसलिए मैंने हवा से एक कनेक्शन जोड़ा कि ज़िंदगी में ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है, और हवा से सारी बातें, खुशबू जो है हवा के थ्रू मिलती है, अच्छे पैगामात हवा से मिलते हैं। आज हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है इस वक्त भी हवा की ही तवज्जुह से हम आप एक दूसरे से राब्ते में हैं। तो हवा के बगैर जिंदगी बेकार है। तो मेरी लाइफ में हवा का बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर वो हवा और भी हमें ठंडी और खुशगवार लगने लगी जब वो गुलपड़ा के साथ आपने कोक स्टूडियो में जब वो हवा चली ना, तो वो हमें और भी अच्छी लगने लगी। ये जो कोलैबोरेशन हुआ, ये आपका आइडिया था या कोक स्टूडियो का आइडिया था? हाँ, ये कोक स्टूडियो ने मुझसे कांटेक्ट किया था, उन्होंने कि जी आपका गाना हमें करना है और इस तरह से और आपके साथ जो है वो गुलपड़ना गाएंगी और इस तरह का। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। बहुत ही कमाल हुआ। वो भी हमारे पास है, आपकी इजाजत से हम वो भी अपने व्यूवर्स को सुनाना चाहते हैं, थोड़ा जरा वो भी सुनिए जी, उसका एक और वर्जन। यार ये तो हम देख ही रहे हैं, म्यूजिक तो कमाल है ही, लेकिन उसके साथ जो एनर्जी हमें नजर आती है ना डांस करते हुए, मुझे लगता है कुछ लोग बीट्स के साथ ना इतने वो ऐसे सिंक होते हैं। बीट चलिए तो हसन भाई ना वो मूवमेंट एंजॉय करना। हसन भाई, वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम जी? कहां से आती है इतनी जबरदस्त एनर्जी? इमरान, आपको एक लकी इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग होती है, लाइव परफॉर्मेंस होती है। तो जब आप लाइव गा रहे होते हैं तो ये रिकॉर्डिंग नहीं होती, लाइव सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो जितने भी हमारे सिंगर आए होंगे, आपने देखा होगा कोक स्टूडियो में, नाम उनका आएगा फला रॉक स्टार, फला ये फला वो, लेकिन वो गिटार डाल के या कुछ लेकर खड़े होकर गाया होगा, उन्हें परफॉर्म नहीं कर सके। वो परफॉर्म करेंगे तो सांस का बड़ा मसला होगा, और सांस कंट्रोल करके फिर गाना, वो भी बहुत डिफिकल्ट। तो
लाइफ में बड़ा मसला होता है। लेकिन मैंने पहली दफ़ा मैंने कहा कोक स्टूडियो का ट्रेंड चेंज करना चाहिए, तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मैंने हेडफोन उतारा, परफॉर्म किया और फिर मैंने उसको दोबारा उसी तरह से कंटिन्यू किया गाना। तो वो एक नई चीज़ थी, लोगों को सरप्राइज हुआ कि ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। फिर लास्ट लाइन जो मैंने होल्ड किया तो वो भी किसी को पता नहीं था कि ये मैं करने वाला हूँ। तो सब जब हमने रिकॉर्ड कर लिया तो उस वक्त जो हमारे जो रिकॉर्डिस्ट थे उन्होंने कहा सब इसी तरह अपनी पोजीशन में रहेंगे, और उसके पूरी टीम आई थी बाहर से, वो सब डांस करने लगे फ्लोर पे और इसी गाने पे शर्तें लग गई डिस्काउंट कितनी मारता। ये तो हमने रेडियो पे भी बड़ा बजाया आपका ये वाला गाना, जहाँ पे आपने खत्म किया ना वो बड़े हाई नोट पे, तो बड़ा अमेजिंग है। आमिर ने इस टाइम के ऊपर भी अपनी आवाज को बरकरार कायम रखना। और ये भी लाइव है ना, हमारे जो सुनने वाले हैं हसन भाई, उनके लिए भी जरा कुछ सुना दें लाइव। ये यही वाला व्हाई नॉट। अब बिल्कुल। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई, उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे। वाह, तो ये मुलाकात पे आपने मिलना था हवा हवा गाने के बाद हुई या उससे पहले हो चुकी थी? उसके बाद आपने लिखा ये गाना? इसी तलाश की वजह से तो गाया जा रहा हूँ आज तक, ये गाना इसलिए चल रहा है ज्यादा। अच्छा, जारी है। शादी से क्या मसला है हसन भाई आपको? आपने तो पूरी कैंपेन चला दी। एक तो दिल तोड़ने, वो गाना आपका बड़ा मुझे पसंद है, दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो हटो बचो, वो बड़ा अच्छा था। लेकिन शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, ये क्या शादी से क्या मसला है आपको? सर शादी से मसला नहीं है, शादी के लिहाज से तो मैं माशाल्लाह 200 क्या 1000 टाइम फिट हूँ, शादी के लिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शादी एक मैसेज था इस गाने में। मैसेज ये था कि दुनिया में पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, एक खाने वाले एक रोटी है खाने के लिए, 50 लोग खाने के लिए हैं। तो इसीलिए एक मैसेज मैंने एक एंटरटेनमेंट के आइडिया से दिया, और आज दुनिया उसके लिए काम कर रही है कि दुनिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। अच्छा हसन भाई, आप थोड़ा सा ये गाना हमें आप थोड़ा सा हमें सुनाए ना, फिर हमारे पास ये है भी, हम वो चलाएंगे भी, लेकिन पहले आप थोड़ा सा हमें लाइव सुनाएं, फिर हम वो प्ले भी करेंगे, हमारे पास है भी, प्लीज। हिप हॉप नाचो गाओ हंस खेलो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ मौज करो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ खाओ पियो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ घूमो फिरो तुम, बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। हम आपके साथ हैं। अरे वाह कमाल। अच्छा हसन भाई, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो चाचा ताया वगैरह है ना, वो कहते थे कि जब उनको फोर्स किया जाता था शादी के लिए तो वो अपने पेरेंट्स को ये गाना सुनाते थे कि देखिए हसन जहांगीर ने भी कह दिया कि शादी ना करना। जो माइकल जैक्सन से आपकी मुलाकात हुई थी हसन भाई, थोड़ी सी जरा वो स्टोरी बताए कि वो किस तरह से हुई थी। हाँ, उनके जो मैनेजर होते थे उनके भाई रैंडी जैक्सन और बॉब, तो बॉब से हमारी मीटिंग हुई। तो बॉब ने एक वर्ल्ड टूर पे माइकल जैक्सन साहब वर्ल्ड टूर कर रहे थे, जिसमें बॉलीवुड से लेके वो स्टार जो एशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें सोनू निगम इंडिया से, पाकिस्तान से, मैं इस तरह से एक सेटअप बना हुआ था सारा। लेकिन जाहिर है उन्होंने जाहिर सुनते हैं गाना, तो उन्होंने बड़े लोगों ने बताया कि भाई हवा हवा इज वेरी पॉपुलर सॉन्ग, सब कॉन्टिनेंट से लेकर अब सारी दुनिया में हिट हो गया है। तो उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग बट समथिंग इन मैजिक योर सॉन्ग। तो उनको पसंद आया, तो फिर मैं उनके साथ ग्रुप में शामिल हो गया। लेकिन बैड लक है कि ये टूर कंप्लीट नहीं हो सका, उनकी जाहिर है हार्ट उनको डेथ हो गई उनकी, जिसकी वजह से ये दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब बहुत सारे आप जैसे सुपरस्टार, जब आप सुपरस्टार्स थे ना तब तो आप ही थे, आई मीन बस एक दो नाम थे जो कि रहते थे। सबसे ज्यादा कंपटीशन किसके साथ था आपका शोज को लेकर, पॉपुलैरिटी को लेकर, जिसको आप कहते थे कि यार इसको तो मैंने नहीं जाने देना? कौन था ऐसा उस वक्त आर्टिस्ट? था नहीं सर, मैं हूँ, हयात हूँ ना माशाल्लाह से। नहीं आपकी कंपटीशन की बात करो। आपका कंपटीशन किससे ज्यादा था? मुकाबला जिससे आपको लगता था कि इनके मुकाबले में तगड़ा म्यूजिक करना है मैंने? सर
मैं अपने से मुकाबला करता था, क्योंकि एक गाना हिट दे दिया आपने तो दूसरा गाना हिट देना बहुत डिफिकल्ट है। फिर आप दूसरा दे दे, फिर लोग बोलते हैं अब क्या करेगा, तीसरा देना, अब फिर आप कहते हैं अब क्या देगा तो चौथा देना। मेरा शाबा वे नखरा गोरीदा आ जाना दिल है दीवाना, ये फैशन के नए रंग। अरे ये बहुत जबरदस्त गाना है आपका, आ जाना दिल है दीवाना। लाइन है भाई, हसन जहांगीर भाई, ये बहुत अच्छा गाना, जरा ये सुनाइए ना, आ जाना दिल है दीवाना। माशाल्लाह, आ जाना दिल है दीवाना, आ जाना दिल है दीवाना, रोके चाहे लाख जमाना, कह देना ये दिल है दीवाना, दुदुम ताप 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 दुदु दुदुम, मामा डांसो दिल है दीवाना, मामा डांसो दिल है दीवाना, आ जाना दिल है दीवाना। वाह वाह, क्या बात है। हसन भाई, प्रोसेस क्या होता था आपका गाना बनाने का, कितना वक्त लगता था आपको? और समटाइम्स होता है ना, आर्टिस्ट कहते हैं कि हमें किसी ना खामोश जगह पर जाना है जहां पर हमें इंस्पिरेशन मिले अपने नए गाने के लिए, आपका क्या प्रोसेस था? ये बहुत आपने अच्छी बात की कि होता क्या है कि 24 आवर्स जो है ना दिमाग में यही चल रहा होता है कि अब क्या करें, अब क्या, क्यों जब आप हिट हो रहे होते हैं, लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है और आपको हर वक्त ये सोचना, दिमाग जो है, मैं अगर सोता भी हूँ तो एक सब कॉन्सनेंस में मेरी माइंड को जो है ना वो एक चल रहा होता है कुछ अंदर से। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोते हुए भी जाग रहा हूँ, जाते हुए, और खाना पीना घूमना बात करना हर वक्त एक सेंस अंदर चल रहा था। मैं ट्रैवल भी करता हूँ तो फ्लाइट में भी मुझे दिमाग में ना कोई चीज चल रही होती है, तो इसी से मेरे गाने बनते हैं। ड्यूरिंग द ड्राइविंग में बहुत सारे गाने मैं ड्यूरिंग द ड्राइविंग मैंने बनाया, बहुत सारे गाने। अभी ही कल परसों में मैं एक नई चीजें मैं हसन भाई, एक और 3-4 बजे मैंने उसको माइंड में आया। ठीक ठीक, एक और आपका गाना, मूवीज में भी वैसे गाने आपके आए। एक गाना था आपका शावा नखरा गोरीदा, जिसका जिक्र भी आपने किया, वो भी बड़ा सुपर हिट था। ये गाना कैसे बना, थोड़ा सा इस गाने के बारे में बताइए, देन थोड़ा सा सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी इस गाने को। ये गाना कैसे बना? बिल्कुल, ये शावा ऐसे बना कि मैं देखा एक शादी में मैं गया तो बूढ़ी बूढ़ी खातून बैठ के, अम्मा के टाइप की सब बैठ के ढोलक पे ऐसे बजाती नहीं औरतें, तो अच्छा। वो गा रही थी शावा वे नखरा गोरी दा धक धक, शादी पे बजाते हैं। अरे मैंने कहा क्या गाना है, अरे मैंने कहा बस उसी वक्त मैंने अपने माइंड में इस ट्यून को अंदर फीड कर लिया कि फिर मैंने ढूंढता रहा कि जो इस काम के लोग आने उनसे पूछूं कि ये कोई गाना है। जब उनसे पूछा तो बस तलाश जारी रही मेरी। फिर कुछ मुझे लोग मिले, उन्होंने कहा इस टाइप का गाना है, टप्पा और ये फोक है, ये है फला है। तो मैंने कहा भाई मुझे बताइए। फिर मैंने बैठ के इसका डिजाइन करके और असल में थोड़ा सुनाइए ना, थोड़ा सुनाइए, फिर हम दिखाते भी हैं। थोड़ा सा सुनाइए, लाइव सुनाइए प्लीज। शावा वे नखरा गोरीदा, वाह वाह वे नखरा गोरीदा, गोरी दी काली गुत तौबा, आई प्यार करन दी रुत तौबा, गोरी दी काली गुत तौबा, आई प्यार करन दी रुत तौबा, शावा वे नखरा गोरीदा, वाह वाह वे नखरा गोरीदा। अरे वाह, सुनाइए जी जरा, जबरदस्त। नखरा गोरीदा बाबा, नखरा गोरीदा, गोरी उड़ती तंग तौबा, गोरी दी उड़ती तंग तौबा, सानू कर गई मस्त मलंग तौबा, सानू कर गई मस्त मलंग तौबा। ये बड़ी मूवीज के अंदर तो हमने देखा ही है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो शादियां हुआ करती थी ना इमरान, उस टाइम पे ये गाना बड़ा चला करता था पाकिस्तान का, स्पेशली हसन जहांगीर भाई का। अच्छा हसन भाई, आपने ना जो इंडियन मूवीज बॉलीवुड, वहां पर भी कोलैबोरेट किया है, वहां पर भी आपके गाने कॉपी भी किए गए हैं, तो वहां पर काम करने का तजुर्बा जो है डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ, वो किस तरह का रहा आपका? हाँ, मेरे पाकिस्तान के दुनिया मौसीकी में पहला गाना है जो कोई भी हिट गाना मूवीज में 2 से 3 दफा आया होगा, 4 दफा आ गया होगा, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा कभी सुना नहीं होगा। वाहिद मेरा गाना हवा हवा, जो माशाल्लाह 18 मूवीज में आता जा रहा है, अब मजीद अभी आ रहा है। तो इतने फिल्मों में गाने के बाद बड़े बड़े कोई भी सिंगर हैं, कंपोजर जिनको मैं फॉलो करता था, देखता था, उन सब ने मेरे गाने गाए, माशाल्लाह से सब ने गाए और उसको फॉलो किया, और वो चीजें, अदाएं, स्टाइल, तो अल्लाह का करम हो गया। तो मैं वहां जब भी हसन भाई, अगर आपका हवा हवा वो आइकॉनिक गाना है,
हर आर्टिस्ट की जिंदगी में एक गाना होता है जो कि उसके साथ लाइफ लॉन्ग चलता है। आपने बहुत हिट्स दिए लेकिन हवा हवा हमेशा डोमिनेट किया। आजकल के आर्टिस्ट भी अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, बहुत सारे जो काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें, यानी कि आपको कहा जाए कि आपने किसी और से गवाना है ये गाना बतौर म्यूजिक डायरेक्टर, तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जो आप समझते हैं कि इस गाने के साथ जस्टिस कर सकते हैं, आपका हवा हवा गा सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं? हाँ, मुझे सभी अच्छा गा रहे हैं। मुझे अली जफर बहुत जबरदस्त अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत खूबसूरत उनका अंदाज है, स्टाइल है। कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं आजकल हसन जहांगीर भाई जो आपको लगता है कि उनको गाने के अलावा कुछ और करना चाहिए, गाना नहीं करना चाहिए? कोई ऐसे आर्टिस्ट जिनको आपने सुना और आपने कहा कि भाई कुछ और कर लो? ये तो बड़ा नहीं सर, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो भी हिट होता है उसमें कुछ ना कुछ बात होती है, ऐसे हिट हो नहीं सकता। नहीं, आजकल तो चाहत फतेह अली जैसे लोग भी हिट हो गए हैं। आजकल तो हिट होने के लिए टैलेंट तो क्राइटेरिया नहीं रहा। किसके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे आप हसन भाई, आजकल के जो सिंगर्स हैं? मैं सभी अच्छा गा रहे हैं, मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। मेरे लिए कोई बाउंड्री या क्राइटेरिया नहीं है कि ये या हो या ये हो, क्योंकि काम करना सबके साथ चाहिए और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जिनको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत नाम मुकाम इज्जत दिया है ना, वो ऐसा किसी को मिलता नहीं है। अच्छा, आर्टिस्ट और आर्ट तो विद द टाइम इवॉल्व होता है, तब्दील भी होता है, ये कह सकते हैं आप। आपका थॉट प्रोसेस बदलता है, नई चीजें बनाते हैं आप। फैंस में कोई तब्दीली आपने देखी है? द काइंड ऑफ फैंस यू यूज्ड टू हैव इन 90s या लेट 80s, उस तरह के जो फैंस थे, और फिर अब आजकल जिस तरह की यूथ है, जो फॉलोइंग चल रही है, रैप म्यूजिक बड़ा इन है, हिप हॉप बड़ा इन है, तो आपने फैंस के मिजाज में भी कोई तब्दीली देखी है? आपको लगता है कि वो तब्दील हुआ विद द टाइम? वाह वाह, क्या बात आपने की इमरान। फैंस इतने चेंज हो गए हैं कि पहले जो था वो लोग खून से खत लिखते थे, ऑटोग्राफ लाते थे, ये लेते थे। आज तो बस जिसको भी देखो, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, नाना हो, नानी हो, दादा हो, दादी हो, हे प्लीज सेल्फी इसको देख। हसन भाई, कभी खून से खत लिखा किसी फैन ने आपको? कोई ऐसा तोहफा आपको भेजा किसी खातून ने, किसी खूबसूरत सी लड़की ने? बहुत ऐसा सर, पहले तो बोरी भर के आते थे, यही खत आती थी, यकीन कीजिए, और दुनिया भर से। लेकिन अभी जो जमाना बदला है तो मैं भी बदल गया हूं, क्योंकि इनके लिए, आज की जनरेशन के लिए मैंने एक नया गाना डिजाइन किया। 2 लाइन आपको उसका बता रहा हूं। ये इसके वीडियो पूरा किसी भी दिन लॉन्च होगा, प्रोसेस इसके डिजाइन हो चुका है। सुबह 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 खुल गई मेरी आंख, दिल ने बोला सबसे पहले मोबाइल में झांक, मोबाइल में झांक बेटा, मोबाइल में झांक। पहली पोस्ट देखी, आई फील वेरी सैड बिकॉज मोगेम्बो is dead. वाह, आपकी क्या एनर्जी है, क्या जबरदस्त वाइब है माशाल्लाह। आपने जनरेशंस को एंटरटेन किया और करते जा रहे हैं। ना एनर्जी कम हुई है, ना पेरेंट्स के अंदर कोई फर्क पड़ा है माशाल्लाह, ना आवाज में कोई फर्क पड़ा है। ये बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। जाते जाते आपका एक और गाना हम सुनाते जाएंगे, लेकिन आपको शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच हसन जहांगीर भाई फॉर योर प्रेशियस टाइम। और इंशाल्लाह जब भी इस्लामाबाद आए स्टूडियो में हमारे मेहमान, उसका शुक्रिया। जी जी प्लीज। मेरी जानिब से भी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग मेरे सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल हसन जहांगीर ऑफिशियल लाइक करें, और मेरी म्यूजिक एकेडमी हसन जहांगीर म्यूजिक एकेडमी HJ9 ब्लॉक L नॉर्थ नादरबाद 5 स्टार पे। तो नए जनरेशन के लिए स्कूल मैंने बनाया है, ट्रेन कर सकूं, दे सकूं, जो आर्ट मुझे अल्लाह ने दिया वो ट्रांसफर कर सकूं। जबरदस्त जबरदस्त। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर एवरीथिंग दैट यू डू, फॉर योर आर्ट। लिव लॉन्ग, ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। हमारे पास एक मोन्टाज भाई का गानों का जरा सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमने शुरू में भी जिक्र किया था शहबाज शरीफ साहब के दौरा कराची का, और कल उसमें कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ भी हुई। कैजुअली थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर साहब कल शर्जील इनाम मेमन साहब के घर गए, उनके पोते की पैदाइश पर उन्हें मुबारकबाद दी। मुस्कुराहटों का, खुशगवार ख्यालात का भी तबादला हुआ, और उनको इस मौके पर जो सिंधी अजरक है वो भी दी गई, सिंधी टोपी भी दी गई। और फिर उसके बाद जो गवर्नर सिंध थे उन्होंने ड्राइव भी किया प्राइम मिनिस्टर को टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। सो ये बड़े दिलचस्प वाक़यात है। खैर, इस हवाले से एक तो ये है, एक अच्छा विजन है, एक अच्छा इंप्रेशन है, ये कहना चाहिए गवर्नमेंट का, अगर इस तरह के विजुअल्स हमें मिले कि यार गवर्नमेंट आवाम की बेहतरी के लिए मिलजुल के तमाम पार्टीज काम करी हैं। लेकिन इसका बिजनेस एंड के ऊपर क्या फ़ायदा है, इसका इम्पैक्ट क्या है? इस वक्त शर्जील इनाम मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है, पीपल्स पार्टी के वजीर भी हैं। इससे जरा इसके बारे में पूछते हैं, बिकॉज ही इज बीन द होस्ट, तो इस मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेमन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि ये दौरा जो था वज़ीर आज़म का कराची का, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, स्पेशली कराची और ओवरऑल सिंध के लिए?
बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने रूटीन विजिट पे कराची आए थे और उसमें उन्होंने जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज पे उन्होंने दौरा किया और स्टॉक एक्सचेंज जो कि इस वक्त एक अच्छी उस पे चल रही है और कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसका रुझान भी अच्छा आ रहा है, उसके ऊपर भी जा रही है, उसमें मुल्क की मईशत पे मुस्बत असरात होंगे। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने KPT का दौरा किया और वहाँ पे भी KPT के भी इशूज और जो भी वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है उनके इशूज उन्होंने एड्रेस किया है। और सिंध हुकूमत के अपनी रिजर्वेशन जरूर अभी मौजूद हैं और सिंध हुकूमत चाहती है कि जो सिंध हुकूमत की रिजर्वेशन है वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उस पर वो गौर करें और ज़्यादा मुख्तलिफ औकात में सिंध हुकूमत की जानिब से और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से सिंध के इशूज को के हल के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया है। मेमन साहब, जितनी मुस्कुराहटों का कल तबादला हो रहा था उससे लगता नहीं है कि सिंध हुकूमत की कोई खास रिजर्वेशंस हैं। नताइज से किस हद तक पूरी उम्मीद है आपके बेहतर नताइज निकलेंगे इस दौरे से, सिंध हुकूमत खास तौर पर? बिल्कुल जी, उनको एड्रेस किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब भी मौजूद थे और इसाक डार साहब को भी ये रिक्वेस्ट की गई कि जी आप जो है वो जो भी रिजर्वेशन है उनको जल्दी हल करें। और इससे पहले इसाक डार साहब की चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी मुलाकात हुई थी एक दिन कबल और फिर प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात हुई। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे जायज ग्रीवेंसेस हैं उसको फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको एड्रेस करे ताकि जो अच्छा शर्जील साहब, कराची पोर्ट का भी दौरा किया था वज़ीर आज़म ने और वहाँ पर एक नया सिस्टम जो है वो भी लॉन्च किया गया है, फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ज़रा बताइएगा और ये कितना इम्पोर्टेंट है करप्शन को रोकने के लिए एंड देन स्मगलिंग को रोकने के लिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो चीज़ें डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं और पाकिस्तान को भी अपनी सारी चीज़ें जो है वो पेपरलेस और ऑटोमेटेड सिस्टम में करनी चाहिए। और उससे फायदा ये होता है कि जी फिर आपकी जो भी अगर कोई किसी की कोई बदनीयती हो तो वो नहीं कर सकता जब चीजें ऑटोमेटेड होती हैं और डिजिटलाइज्ड होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस तरह हर महकमे में जो है, चाहे वो फेडरल या प्रोविंशियल महकमे हो, उनमें हर चीज डिजिटलाइजेशन की तरफ जाए ताकि लोगों को सस्ता इंसाफ मिल सके, लोगों की चीजें रैपिडली रिजॉल्व हो सके। और फिर जो इस तरह के ग्रीवेंसेस लोगों के होते हैं वैसे तो ऑफ एंड ऑन सिंध की तरफ से और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या अहदेदारों की तरफ से जो पंजाब की तरक्की है उसके ऊपर सवाल भी किए जाते रहे, तनकीद भी होती रही है। लेकिन कल चूंकि मुराद अली शाह साहब की भी और प्राइम मिनिस्टर की भी बड़ी खुशगवार मुलाकात रही है, कुछ जो तरक्याती मंसूबे हैं इस हवाले से भी बातचीत हुई दोनों चीफ एग्जीक्यूटिव के दरमियान, सूबे के और मुल्क के। चलिए, कराची के समेत सिंध भर के बेगीना मुतालबात जो है वो अभी भी पेंडिंग है। एक हमारा खर और हैदराबाद मोटरवे है जिसकी वजह से सब पूरे पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है, ना सिर्फ सिंध के लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि कराची में पोर्ट है और जितनी भी इम्पोर्ट्स होती हैं, जितनी भी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो इसी हस्ते के जरिए होती हैं। तो हमारा ये देरीना मुतालबा है कि जी उस रोड को बनाया जाए। इसके अलावा भी ट्रांसपोर्ट के महकमे में भी प्राइम मिनिस्टर साहब जब पहले आए थे उन्होंने कमिटमेंट की थी कि जी यहाँ पे मजीद बसें देंगे, तो वो बसेस जो है अभी तक वो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। तो इस तरह के बेशतर इस तरह के मंसूबे हैं यहाँ पे हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है आगे आए और जो भी सिंध का शेयर सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो सूबा आपको टैक्स देता है तो उसके इशूज को भी रिजॉल्व। जी, जिन ग्रीवेंसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि मंसूबे अनाउंस होते थे, प्राइम मिनिस्टर माजी की अगर बात कर लें उन्होंने फंड्स का भी ऐलान किया लेकिन दिए नहीं गए फंड्स। इस मरतबा भी अब काफ़ी पुरुमीद मुझे तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप हैं वज़ीर आज़म के दौराए कराची से, कोई यकीन दहानी इस मरतबा कराई गई है कि वाकई में कराची के लिए काम किया जाएगा, नए प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे? कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला हम कह सकते हैं शहर है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर लोग जो है ना खफा भी रहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी रहते हैं उनके। नहीं, हमने सिंध गवर्नमेंट को पैसे नहीं मांगे। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो जिनको जो जरूरी है उनको प्रायोरिटी दी जाए। अब जो मैं नशे की मैं बात कर रहा था और कि जो हैदराबाद से सक्खर वाला मोटरवे है वो फेडरल गवर्नमेंट का रोड है, तो वो रोड प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं है, हमने बनाना भी नहीं है, वो उन्होंने बनाना है। तो वो उनकी वो जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट की, उसको प्रायोरिटी दें, उसको पहली फुर्सत में उस रोड को बनाए ताकि जो है यहाँ पे लोगों की सहूलियात मिले। सहूलियत के अलावा
जो रोजाना की बुनियाद पर वहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं और जो कीमती जानें ज़ाया होती हैं, तो ये किसी भी सूरत में जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि ये सड़कें यहाँ पे जो है उन सड़कों की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट्स हों और लोगों की अमवात हों। और एक बहुत इनकन्वीनियंस है लोगों का टाइम। जो मोटरवे हम पूरे पाकिस्तान में क्यों बनाए गए थे, कॉन्सेप्ट ये था कि वो कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर हो और लोग जो है वो कम टाइम में जो अपना सफर कर सके। अब उसी वजह से पूरे पाकिस्तान की सड़कें ठीक है, सिर्फ ये इस सड़क की वजह से जो है वो लोगों का वक्त भी ज़ाया होता है, इनकन्वीनियंस भी होता है, लोगों की गाड़ियां खराब होती हैं, उसके साथ साथ जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो कीमती जानें भी ज़ाया होती हैं। ये फर्म गवर्नमेंट का रोल है, फर्म गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। ठीक है। अच्छा शर्जील मेमन साहब, ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, इसको पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है? आपका क्या टेक है? 1.5 लाख आसामियां खाली करने का ऐलान किया गया है, ख़त्म करने का इनफैक्ट ऐलान किया गया है। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमारी जो मौशी समत है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। आप पीपल्स पार्टी भी यही समझती है कि ये ठीक किया जा रहा है, ऑस्टेरिटी मेजर्स हों या फिर इकोनॉमी का प्लान हो हमारा? देखिए जी, जॉब्स को कम करना या जगहों को खत्म करना, अगर आप गवर्नमेंट के एक्सचेकर को पैसे बचाने के उस पर कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन आपने ये भी साथ देखना है कि जो हमारे बेरोजगारी बढ़ रही है मुल्क में, जो लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज मिनिमाइज हो रही हैं, ज्यादा टैक्सेस की वजह से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो नहीं लग पा रही और लोग इंडस्ट्री नहीं लग पा रही तो लोगों को रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मिनिमाइज हो रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस तरह की अगर आसामियां बंद होती हैं तो डेफिनेटली जो हमारी यूथ है, हमारी मेजॉरिटी 65% मुल्क में यूथ है, तो हमारी जो यूथ है उसको जो इशूज है उसको भी हमें एड्रेस करना होगा। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हुकूमत कह रही है, हम कर रहे हैं, राइट साइजिंग का जिक्र आयशा ने किया। आप किस हद तक प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं? अर्लियर आपने PIA की प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं किया था, क्या अब आप करते हैं या कोई तजावीज़ ऐसी जो आप दे पाएँ इस हवाले से आपके पास हैं निजकारी को लेकर? देखिए जी, पीपुल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के लिए मतलब ऐसा मैं कुछ बात बता दूं कि हम चाहते हैं कि आप भले चीजों को प्राइवेटाइज करें, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई इस तरह के महकमे हैं जहां पे लोगों की जॉब्स पे हैं, उनकी जॉब्स को भी देखा जाए कि उनके लिए हम लोग क्या यानी कि हम ये समझें कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस प्रोसेस के ऊपर अगर प्राइवेटाइज किया जाता है। ठीक है मेमन साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने बात की हमसे और मामले पे जो विजिट था प्राइम मिनिस्टर का वो कैसे इंपैक्ट करेगा आने वाले वक्त में बिजनेस एक्टिविटीज़ को, कराची को, इस पर हमने बात की। क्विक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बल्कि ब्रेक से पहले ही हम टाइम है तो कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, क्योंकि रियल स्टेट एक ऐसा शोबा है जिसके बारे में ऑफ एंड ऑन सोचते भी हैं, हम सबसे इसका ताल्लुक भी है और हम ये भी देखते हैं कि अच्छा जी इसकी प्राइसेस किस तरफ जा रही हैं, क्या आने वाला वक्त जो एक डिप चल रहा है सिर्फ 2000 आई बिलीव 21, 22 एंड देन 23 भी, 22 एंड 23 मेनली, वो डिप कब तक चलेगा, आम आदमी इसको कैसे ले, इतनी महंगाई के अंदर, इतनी इन्फ्लेशन के अंदर अब रियल स्टेट का फ्यूचर क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, रियल स्टेट इज द सेक्टर जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, तो इस पे बात करना। अच्छा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ये वो एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा एक इतनी देर से काम कर रहे हो, एक प्लॉट ही खरीद लो, तो लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है, स्पेशली साउथ एशिया की अगर हम बात करें ना, घर लेने के ऊपर या प्लॉट लेने के ऊपर। हमने सोचा कि इसके ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान में रियल स्टेट मार्केट जो है ना वो किस तरफ जा रही है, तो उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रियल स्टेट एनालिस्ट हैं आज मलिक साहब, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ कराची से हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब, उनसे भी जरा हम उनकी राय जानेंगे कि वो किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट को। ऐसे साहब, सबसे पहले जो मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट की, वो जो डिप की बात की इमरान ने, उससे हम निकल आए हैं या अभी हम उसी में मौजूद हैं, अभी भी डिप में मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आफ्टर ये जो रिसेशन है उसके बाद गवर्नमेंट को थोड़ा सा ख्याल आया कि हमने बड़े कैनवस पे तो कामयाबियां ले ली, बट मुल्क में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो पा रही। इंडस्ट्रीज की तरफ से भी प्रेशर था कि मुल्क में डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, चाहे वो स्टील है चाहे वो सीमेंट है, तो उसके लिए एक प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स बनाई जो रियल एस्टेट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर चलेगी। इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, मेंशन करना चाहता हूँ, हमारी जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उसमें कुछ लोग एक चीज़ सेल करने की कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट को अंडर स्ट्रेस रखा जाए और जो हाउसिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इसको प्रमोट किया जाए, बट वो लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते कि माइनस रियल एस्टेट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी। और इस चीज़ का अभी जो हमने मीटिंग्स अटेंड की हैं, हसन बख्शी साहब भी उस मीटिंग्स का हिस्सा हैं,
और हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं वो ये है कि रियल इस्टेट के ऊपर जो टैक्सेशन है हैवी, उसको खत्म किया जाए। आप उसको उस मैकेनिज्म पे लेके आए जहां पे आपको रेवेन्यू भी जनरेट हो गवर्नमेंट को और एक ट्रांजैक्शन भी मेटेरियलाइज हो सके, क्योंकि इस वक्त प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में बहुत हैवी टैक्सेशन अनाउंस की फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू और अंडर स्ट्रेस रखने के लिए रियल एस्टेट को। तो दोनों एंड्स पे गवर्नमेंट को वो आप कह लें वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, रेवेन्यू भी अचीव नहीं कर पाए और अंडर स्ट्रेस के हद तक तो आप कह लें वो जैसे इमरान साहब ने कहा कि मार्केट में डिप आ गई, रिसेशन आ गया, तो अभी पॉजिटिव है काफी इंशाल्लाह फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक। वजह क्या लगती है आपको इस पॉजिटिविटी की? ये पॉलिसीज जो बना रही है गवर्नमेंट, यही रीजन है? हम पॉलिसी गवर्नमेंट ने जब दिया है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सबसे पहले आप कह लें कराची में नजर आना शुरू हो गया, प्राइसेस इंक्रीज होना या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हुई हैं। कुछ थोड़ी बहुत मार्केट पंजाब में, लाहौर में स्टार्ट हुई है, आप कह लें 5 to 10%, कराची में 15 to 20%। तो आहिस्ता आहिस्ता इनका इम्पैक्ट आएगा जैसे जैसे ये चीजें अनफोल्ड होंगी, लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि ठीक है गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया है, गवर्नमेंट अब इस चीज को लेकर चलना चाहती है, ताकि गवर्नमेंट की पहले प्रायोरिटी थी कि वो IMF प्रोग्राम में चली जाए, डॉलर कंट्रोल कर ले, स्टॉक मार्केट की फेस वैल्यू को ऊपर ले आए। तो जब वो उन्होंने वो चीजें केटर कर ली तो उसके बाद उनका चलो पब्लिक को भी एक रिलीफ मिलना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए। मैं डिफरेंट प्रोग्राम में कह चुका हूं कि हमारी थोड़ी सी एक आप ये कह लें कि अगर हम पॉलिटिकल इश्यूज के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी देख रहे होते तो शायद आज थोड़ी सी हालात बेहतर होते। बट अभी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ अपना टर्न ले लिया, फोकस कर। अब ये भी हमें देखना है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसका वो रियल एस्टेट को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज भी कर रही थी। वहां तो प्राइम मिनिस्टर कहते नजर आते थे कि 40 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं तो हमने इसको ऊपर लेके जाना है, लेकिन उनकी डायमेंशन अलग थी इसको लेके जाने की। अब ये टास्क फोर्स जो सामने आई है, इसका मैंडेट क्या है, मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल जरा आपकी इजाजत से हसन बख्शी साहब से भी पूछते हैं कि कराची की रियल एस्टेट को देखते हुए इस वक्त वहां पे उनके पास क्या है। ये टैक्सेशन का बड़ा अहम मामला है जिस पे हसन साहब ने बात की है। क्या रीसेंट डेवलपमेंट क्या है आम आदमी के लिए, कंज्यूमर के लिए टैक्सेशन को लेकर कोई कमी हो रही है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ कहा है, क्या अपडेट है इसको लेकर? हसन साहब आपके पास। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जैसा मेरे भाई ने बताया कि पिछले बजट में इस इंडस्ट्री को एक्सेसिवली टैक्स कर लिया गया और ये रियलाइजेशन ना सिर्फ हमारी तरफ है बल्कि गवर्नमेंट की तरफ भी है। सो अब ये टास्क फोर्स बनाई गई है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इससे जुड़ी हुई 74 इंडस्ट्री, जिसमें बड़ी इंडस्ट्रीज में स्टील है, सीमेंट है, टाइल है, मतलब बेहिसाब इंडस्ट्री है, वो उसमें से आधी इंडस्ट्री बैंकरप्सी की तरफ जा रही थी क्योंकि उनकी प्रोडक्शन 30 से 40% तक रह गई थी। अगर यही हम इसकी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और ये 80% पे लेके आते हैं तो 2 ट्रिलियन का टैक्स मजीद कलेक्ट होगा। और इसके लिए हमें क्या करना है, हमें वो पॉलिसीज बनानी है जो हमारे रीजन में चल रही है। हमारा देखिए इन्वेस्टमेंट हमें समझना पड़ेगा, पाकिस्तानियों का इन्वेस्टमेंट ईरान में नहीं जाता, पाकिस्तानियों का इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं जाता, पाकिस्तानियों का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में नहीं जाता। यस, पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट दुबई जा रहा है क्योंकि दुबई ने जो पॉलिसीज रखी हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है। सो हमें कंपेटिटिव बनना पड़ेगा ग्लोबली। तो हसन साहब आपकी जो मीटिंग्स हुई हैं जी, आपकी जो मीटिंग्स हुई हैं गवर्नमेंट के साथ इस सिलसिले को लेकर, खासतौर पर रियल एस्टेट मार्केट को लेकर, आपने ये कंसर्न्स अपने उनके सामने रखे हैं और उन्होंने अंडरस्टैंड किया है इसको कि उनको चेंज लाना ही पड़ेगा अपने, स्पेशली टैक्सेशन वाला मामला जो है इसको लेकर? जी हमने बिल्कुल रखा है और उन्होंने रियलाइज करते हुए ही ये टास्क फोर्स बनाई है क्योंकि देखिए अब बेहतरीन वक्त है। 3 साल तमाम पाकिस्तानियों ने बेहिसाब कुर्बानी दी है, चाहे वो एक आम गरीब आदमी हो जिसकी 40,000 तनख्वाह, उसने फूड इन्फ्लेशन फेस किया, उसने एनर्जी इन्फ्लेशन फेस किया, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो। अब बैंकों से जब इंटरेस्ट नीचे हो रहा है, एनर्जी कॉस्ट नीचे हो रही है, डॉलर स्टेबल है,
ये बैंकों से 29 ट्रिलियन रुपीस जो डिपॉजिट हुए हुए हैं इंटरेस्ट पे ये निकलेंगे, तो मेरी और हम सब की ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि ये पैसा निकल के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। ये हसन साहब, हम काफी लोगों से सुन तो रहे हैं, जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये पैसा उधर से निकलेगा, चूंकि शरह सूद कम हुई है तो निकलेगा तो शायद निकल ही आए, लेकिन क्या ये रियल स्टेट में ही पार्क होगा? दिस इज अ क्वेश्चन। एक सवाल मेरा ऐसा आपके लिए है, वो ये है कि हम बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर ये भी हमारी जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, 3-4 नाम हमारे जहन में आते हैं, तो वो सारी बात है, दे आर सेलिब्रिटीज नाउ, लाइक एवरीबॉडी नोज देम, उनकी एग्जांपल्स कोट होती हैं। जब एक तरफ गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट्स ये एफर्ट करती नजर आती है जी कि इन्वेस्टमेंट हो, हाउसिंग बढ़े, हाउसिंग की जरूरत भी है, दूसरी तरफ किसी एक ऐसे बड़े प्रॉपर्टी के नाम को, चाहे वो पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से एकदम इन्वेस्टर्स परेशान हो जाते हैं कि ये तो सबसे बड़ा ब्रांड है या इतना बड़ा ब्रांड है, और वो परेशान हो गया, वो मुल्क से बाहर चला गया, उसने मुल्क से बाहर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो असल चीज तो एक कॉन्फिडेंस होता है इन्वेस्टर का, जो कि लेके चलता है, ड्राइव करता है। तो डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट एक तरफ अगर ऐसी इनिशिएटिव करेगी और दूसरी जानब कहेगी कि नहीं कॉन्फिडेंस आए, इन्वेस्टमेंट आए, ये दोनों पैरेलल नहीं चल सकते। ऐसी इनिशिएटिव्स नहीं होंगे जिसकी वजह से शख्सियात को टारगेट किया जाए ताकि इंडस्ट्री आगे फ्लरिश करे। ऐसा चल सकता है पैरेलल? इमरान, बात यह है, लोग बाहर क्यों जाते हैं? इस वजह से जाते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट बाहर क्यों मूव करते हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो शायद मैं नहीं मानता, और बेसिकली रिटर्न के लिए, जहां पे आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा आप पैसे मूव करेंगे, आप खुद भी मूव होंगे। जैसे हम पिछले दिनों सुनते थे कि 4000 का फिगर आ रहा है कि बिजनेसमैन दुबई चले गए हैं, लेकिन वो लिंक है ना इससे कि मुझे एतमाद होगा कि मैं यहाँ पैसा लगाऊंगा, यहाँ पे सब स्टेबल रहेगा, मुझे कल कोई आके पकड़ नहीं लेगा, मेरे दफ्तरों पे अटैक नहीं करेगा, तो वो स्टेबिलिटी रहेगी, वो फिर अपना कारोबार करेगा। लेकिन उसमें गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि जो टास्क फोर्स बनी है, तो अब एक ये मेजर पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में। और जैसे भी हसन बख्शी साहब कह रहे थे कि जी दुबई पैसा बहुत चला गया, डिफरेंट फोरम पे हसन साहब भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट भी है और बायबल भी है। इस पे तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम से मुराद सभी जिनके पॉलिटिकल एंगलिंग कोई भी है जिनकी, वो ऑन बोर्ड हैं आपकी टास्क फोर्स में? आप ये कह सकते हैं काफी हद तक उनको केटर किया गया। प्लेयर्स आप जो खेल रहे हैं इसके अंदर, नहीं प्लेयर्स तो शायद नहीं है मेजर, बट लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि स्टेक होल्डर्स या ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जिससे कोई बेहतर आउटकम निकल सके। मैंडेट क्या है आपकी टास्क फोर्स का? मैंडेट ये है कि मुल्क में इकोनॉमी चले, आम आदमी को रोजगार मिले, और जो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है वो बाहर ना जाए, वो पाकिस्तान में ही लगे और पाकिस्तान को रेवेन्यू मिले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हसन साहब ने जो जिक्र किया कि दुबई लेके जा रहे हैं सरमायाकार अपने यहाँ से सरमाया, टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है पाकिस्तानी इस वक्त दुबई के अंदर। तो हसन साहब, एक और इन्वेस्टर का जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान में रुपए की कीमत बड़ी गिर रही है, तो एट द एंड रिटर्न जो उनको मिलता है वो कुछ नहीं रहता है। तो दुबई के अंदर ये मसला भी नहीं है क्योंकि दिरहम और जो डॉलर है वो लॉक किया हुआ उन्होंने आपस में, तो ये भी आपको लगता है एक वजह, और गवर्नमेंट को ये भी कंट्रोल करना पड़ेगा अगर उनको इन्वेस्टर्स को यहीं पर रखना है तो? जी, ये एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए 3-4 साल पहले डॉलर की कीमत 150 थी और फिर अचानक से हमने देखी कि 320 हो गई, अब अल्हम्दुलिल्लाह 275 और 80 के दरमियान है। ये भी एक वजह है। और देखिए, आपको ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, इसमें अरबों और बिलियन एंड ट्रिलियन रुपए इन्वेस्टमेंट होते हैं। सो इसके लिए एक बहुत बड़ी रीजन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन भी है। ये नहीं हो सकता कि पिछले दौर में हुकूमत की पॉलिसी हाउसिंग प्रायोरिटी थी और इस दौर में बिल्कुल 3 साल में नजरअंदाज की गई। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी, जो भी हुकूमत आए, भले उसकी कोई बिल्कुल इन द एंड। आई हैव जस्ट लॉस्ट हसन 30 सेकंड्स, तो मैं हसन साहब से लास्ट सवाल, वो शख्स जो इस वक्त अपनी फाइल्स लेके बैठा है, कहीं कोई फ्लैट बुक किया, कोई फाइल बुक की, बड़ा परेशान है, पैसे लॉक पड़े हैं, वही कमाई थी जिंदगी की, उसके लिए ये टास्क फोर्स कुछ करेगी, इन सोसाइटीज को थोड़ा गेयर अप करे कि यार आप डेवलपमेंट तो करें, उस बेचारे को कोई आस मिले, इतना ज्यादा पैसा ब्लॉक पड़ा हुआ है लोगों का। इमरान, ये भी रूल ऑफ गेम सेट हो रहे हैं कि जो ज्यादती होती है लोगों के साथ, उसके ऊपर भी फोकस है इस टास्क फोर्स का, और ऐसा मैकेनिज्म लेकर आना चाह रहे हैं कि जिससे कि जो आदमी या डेवलपर जो कमिटमेंट करे उसको फुलफिल करे, उसको टाइमली प्रोवाइड करे पोजेशन, चाहे वो प्लॉट है चाहे वो बिल्डिंग है। अगर वो नहीं कर पाता तो उसको पेनलाइज किया जाए, मेंबर को या इन्वेस्टर को या बायर को या ओनर को
पेनलाइज नहीं होना चाहिए कि वो वेट कर रहा है, ये प्रॉपर्टी की पेमेंट कर दी है और वो 5 साल का टाइम था, 10 साल गुजर गए। बिल्कुल सही, बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से अगर ये हो जाता है तो बहुत सारे लोग दुआएं भी देंगे। गरीब लोग हैं जी, फाइल्स लेके बैठे हुए बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह इस पे गपशप लगती रहेगी। आपका भी हसन बख्शी साहब थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों में अहम मौजू है, कोशिश करेंगे और फिर इस पर डिस्कस करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, आपसे मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।